इस सीरीज के लेक्चर्स में स्टीफन हॉकिंग आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारी सोच के हिसाब से यूनिवर्स की हिस्ट्री क्या है, बिग बैंग से लेके ब्लैक होल्स तक। पहले लेक्चर में स्टीफन ये समझाएंगे कि यूनिवर्स के बारे में लोग पहले क्या सोचते थे और कैसे हमने अपनी आज वाली सोच तक का सफ़र तय किया। दूसरे लेक्चर में वो बताएंगे कि न्यूटन और आइंस्टीन के ग्रेविटी वाले थियरी से ये पता चला कि यूनिवर्स एक जगह रुक नहीं सकता, या तो वो फैल रहा है यानी एक्सपेंडिंग, या सिकुड़ रहा है यानी कॉन्ट्रैक्टिंग। इसका मतलब ये है कि करीब 10 से 20 बिलियन साल पहले एक ऐसा समय था जब यूनिवर्स की डेंसिटी इन्फिनिट थी। इसी को बिग बैंग कहते हैं। यही यूनिवर्स की शुरुआत थी। तीसरे लेक्चर में ब्लैक होल्स की बात होगी। ब्लैक होल तब बनता है जब कोई बहुत बड़ा स्टार या कोई और भारी चीज अपनी ग्रेविटी की वजह से खुद ही कोलैप्स हो जाती है। आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से अगर कोई ब्लैक होल के अंदर चला गया तो वो वापस कभी नहीं आ सकता। उसके लिए सब कुछ एक अनोखे एंड पे खत्म हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। लेकिन आइंस्टीन की ये थियरी क्लासिकल है, मतलब इसमें क्वांटम मैकेनिक्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं आता। चौथे लेक्चर में ये समझेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से ब्लैक होल से एनर्जी बाहर निकल सकती है, मतलब ब्लैक होल्स उतने ब्लैक यानी काले नहीं हैं जितना लोग सोचते हैं। पांचवें लेक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स के आइडियाज को बिग बैंग और यूनिवर्स की शुरुआत पे अप्लाई किया जाएगा। इससे ये आइडिया आता है कि स्पेस टाइम फाइनाइट हो सकता है, लेकिन उसका कोई एज या बाउंड्री नहीं होती। जैसे अर्थ की सरफेस है, वो फाइनाइट है पर उसका कोई किनारा नहीं है, बस 2 एक्स्ट्रा डायमेंशंस का सोचिए। छठे लेक्चर में स्टीफन दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये नई बाउंड्री वाली सोच से हम समझ सकते हैं कि पास्ट और फ्यूचर इतने अलग क्यों हैं, जबकि फिजिक्स के रूल्स तो दोनों तरफ एक जैसे हैं। आखिरी यानी 7वें लेक्चर में वो बताएंगे कि हम कैसे एक ऐसी थियरी ढूंढ रहे हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स, ग्रेविटी और बाकी सब फिजिक्स के इंटरैक्शंस को एक साथ ले आए। अगर हम ये कर लेते हैं तो हम सच में यूनिवर्स और खुद को समझ लेंगे। आइए इस बुक को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे हैं सिलेबस विथ रोहित। फर्स्ट लेक्चर। एरिस्टोटल ने 340 बीसी में कहा था कि धरती गोल है, क्योंकि जब मून का इक्लिप्स यानी ग्रहण होता है तो धरती की परछाई हमेशा गोल दिखती है। अगर धरती फ्लैट होती तो शैडो अलग शेप की होती। ग्रीक्स ने यह भी नोटिस किया कि पोल स्टार साउथ में कम दिखता है और नॉर्थ में ज्यादा। इसी से एरिस्टोटल ने अंदाजा लगाया था कि धरती का चक्कर लगभग 4000 स्टेडिया है। स्टेडियम की लेंथ पक्की नहीं थी पर लगभग 200 यार्ड्स मानी जाती है, तो एरिस्टोटल का अंदाजा आज के नंबर से लगभग डबल था। ग्रीक्स के पास एक और लॉजिक था। जब भी समुद्र से कोई शिप आता तो पहले उसकी सेल्स दिखती हैं, बाद में हल। इससे भी पता चलता है कि धरती गोल है। अरिस्टोटल मानते थे कि धरती स्टेशनरी है और सारी चीजें जैसे सूरज, मून, प्लैनेट्स और तारे धरती के चक्कर लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता था धरती यूनिवर्स का सेंटर है। टॉलमी ने इस आइडिया को आगे बढ़ाया और एक पूरा मॉडल बनाया जिसमें धरती बीच में है और 8 स्फीयर्स उसके आसपास हैं। इन पे मून, सूरज, 5 प्लैनेट्स यानी मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और बाकी तारे हैं। प्लैनेट्स अपने स्फीयर्स पर छोटे चक्कर लगाते हैं ताकि स्काई में उनकी मूवमेंट्स समझाई जा सके। बाहर वाला स्फीयर फिक्स्ड स्टार्स को लेकर घूमता है। इसके बाहर क्या है ये क्लियर नहीं था, पर वो इंसान की आंखों के लिए नहीं था। टॉलमी का मॉडल काफी एक्यूरेट था स्काई के ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस बताने के लिए।
लेकिन मून की पोजीशन सही बताने के लिए उन्हें मानना पड़ा कि कभी मून धरती के बहुत पास आ जाता है, कभी दूर। मतलब मून कभी कभी डबल साइज का दिखे। टॉलमी को ये गलती पता थी, पर फिर भी उनका मॉडल क्रिश्चियन चर्च ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसमें हेवन और हेल के लिए भी जगह थी। 1514 में पॉलिश प्रीस्ट कॉपरनिकस ने एक सिंपल मॉडल दिया। उन्होंने एनोनिमसली पब्लिश किया क्योंकि उन्हें हेरेसी का डर था। कॉपरनिकस का आइडिया था कि सूरज सेंटर में है और धरती और प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन लोगों ने इस आइडिया को तब तक सीरियसली नहीं लिया जब तक केपलर और गैलीलियो ने इस मॉडल को सपोर्ट नहीं किया। 1609 में गैलीलियो ने टेलीस्कोप से नाइट स्काई देखा और जुपिटर के 4 छोटे मून्स देखे जो उसके अराउंड घूम रहे थे। इससे पता चला कि सब कुछ धरती के अराउंड नहीं घूमता। कॉपरनिकस का मॉडल सिंपल था, इसलिए आसान हो गया मानना। केपलर ने कॉपरनिकस के मॉडल को मॉडिफाई किया और कहा कि प्लैनेट्स गोल नहीं बल्कि एलिप्स में घूमते हैं। अब मॉडल की प्रेडिक्शन सही आ रही थी, लेकिन केपलर को यह आइडिया अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनके हिसाब से सर्कल्स परफेक्ट थे, एलिप्सेस नहीं। 1687 में न्यूटन ने अपनी फेमस बुक पब्लिश की और ग्रेविटी का लॉ दिया। न्यूटन ने बताया कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जितनी मास ज्यादा उतनी ग्रेविटी ज्यादा। इसी फोर्स से चीजें गिरती हैं। ये वही फोर्स है जो मून को धरती के अराउंड घुमाती है और धरती को सूरज के अराउंड। न्यूटन ने कहा कि अगर यूनिवर्स में लिमिटेड तारे होते तो सब एक साथ गिर जाते, पर इन्फिनिटी स्टार्स होते तो हर पॉइंट एक सेंटर बन सकता था, इसलिए सब कुछ स्टेबल रह सकता है। लेकिन आज हमें पता है इन्फिनिटी स्टैटिक यूनिवर्स पॉसिबल नहीं है। पहले लोग मानते थे कि यूनिवर्स हमेशा से वैसे ही है, न बदलता है न खत्म होता है। लोगों को लगता था कि यूनिवर्स हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे हम बूढ़े हों या मर जाएं। कुछ लोगों ने सोचा कि ग्रेविटी को मॉडिफाई करके दूर के स्टार्स की ग्रेविटी रिपल्सिव बना दें, पर यह आइडिया भी सही नहीं था। अगर किसी जगह स्टार्स पास आ गए तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी और सब एक दूसरे की तरफ गिरने लगेंगे। अगर दूर चले गए तो रिपल्सिव फोर्स उन्हें और दूर भेज देगी। एक और प्रॉब्लम जर्मन फिलोसोफर ऑल्बर्स ने बताई थी। अगर यूनिवर्स इन्फिनिट है तो हर तरफ देखिए तो किसी स्टार पे ही नजर जाएगी। मतलब रात को भी स्काई दिन की तरह ब्राइट होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि बीच में डस्ट लाइट को रोक लेती है, लेकिन अगर ऐसा होता तो धूल भी हीट होकर तारे जितनी चमकदार हो जाती। ये सब आइडियाज दिखाते हैं कि कैसे लोगों की सोच यूनिवर्स को लेकर टाइम के साथ बदलती रही। रात का स्काई सिर्फ तभी सूरज जितना ब्राइट नहीं लगता जब स्टार्स हमेशा से नहीं चमक रहे, बल्कि किसी एक टाइम पे ही शुरू हुए। अगर ऐसा है तो जो मैटर लाइट को रोक रहा है वो अभी तक हीट नहीं हुआ होगा, या फिर दूर के स्टार्स की लाइट अभी तक हम तक नहीं पहुंची होगी। अब सवाल ये उठता है कि स्टार्स शुरू में कैसे जलने लगे। यूनिवर्स की शुरुआत पे बहुत टाइम से डिस्कशन हो रहा है। काफी पहले से जीविश, क्रिश्चियन और मुस्लिम सोच में ये माना गया कि यूनिवर्स एक फिक्स टाइम पे शुरू हुआ था, बहुत ज्यादा टाइम पहले नहीं। एक आर्गुमेंट ये था कि किसी न किसी फर्स्ट कॉज यानी पहले कारण की जरूरत है, तभी यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। सेंट अगस्तीन ने अपनी बुक द सिटी ऑफ गॉड में कहा था कि ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ रही है और हम लोगों को याद रहता है कि कौन क्या करता था या किसने क्या टेक्निक डेवलप की। इसलिए इंसान और शायद यूनिवर्स भी बहुत पुराना नहीं हो सकता, नहीं तो हम अब तक और ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके होते। सेंट अगस्तीन ने जेनेसिस बुक के हिसाब से यूनिवर्स की शुरुआत 5000 बीसी के आसपास मानी थी। ये डेट लास्ट आइस एज के खत्म होने यानी 10,000 बीसी से कुछ ही पहले है, जब असली सिविलाइजेशन शुरू हुई थी।
अरिस्टोटल और बाकी ग्रीक फिलोसोफर्स को क्रिएशन का आइडिया अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसमें भगवान का ज्यादा रोल आता था। वो लोग मानते थे कि इंसान और दुनिया हमेशा से है और हमेशा रहेगी। उन्होंने प्रोग्रेस वाले आर्गुमेंट का जवाब ये दिया था कि कभी कभी बड़े फ्लड या डिजास्टर्स आ जाते हैं जिससे सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। जब तक लोग स्टैटिक यानी एक ही जैसे यूनिवर्स पे बिलीव करते थे, तब तक ये क्वेश्चन कि यूनिवर्स की शुरुआत हुई या नहीं सिर्फ सोच या धर्म यानी रिलीजन का टॉपिक था। दोनों तरह से एक्सप्लेनेशन पॉसिबल था। या तो यूनिवर्स हमेशा से है या फिर एक फिक्स टाइम पे शुरू हुआ। लेकिन 1929 में एडविन हबल ने ऑब्जर्व किया कि जितना दूर स्टार्स हैं वो हमसे उतनी ही तेजी से दूर जा रहे हैं। मतलब यूनिवर्स एक्सपैंड यानी फैल रहा है। इसका मतलब है कि पहले सब कुछ एक जगह पर आसपास था और लगभग 10 या 20 मिलियन साल पहले सब कुछ एक ही जगह था। हबल की डिस्कवरी से पहली बार यूनिवर्स की शुरुआत का सवाल साइंस का हिस्सा बन गया। उनकी ऑब्जर्वेशन से यह पता चला कि एक टाइम था जिसे बिग बैंग कहते हैं, जब यूनिवर्स बहुत छोटा और बहुत डेंस था। अगर इस टाइम से पहले कुछ हुआ भी था तो उसका अब कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऐसे बोला जा सकता है कि बिग बैंग के टाइम पे ही टाइम की शुरुआत हुई। पहले के टाइम को डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। पहले की सोच में अगर यूनिवर्स बदल नहीं रहा तो शुरुआत की जरूरत सिर्फ तब है जब कोई बाहर का पावर हो। लेकिन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के केस में हो सकता है कि फिजिकल रीजन की वजह से शुरुआत जरूरी हो। फिर भी ये बिलीव किया जा सकता है कि गॉड ने यूनिवर्स क्रिएट किया, चाहे बिग बैंग के टाइम या बाद में। लेकिन उसके पहले यूनिवर्स क्रिएट हुआ ये सोचना बेकार है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स क्रिएटर को मना नहीं करता, पर वो बस टाइम फिक्स कर देता है कि कब क्रिएशन हो सकता था। सेकेंड लेक्चर। हमारा सूरज और उसके आसपास के तारे मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा हैं। पहले लोगों को लगता था कि यही पूरा यूनिवर्स है। 1924 में एडविन हबल ने प्रूफ दिया कि सिर्फ एक ही गैलेक्सी नहीं है, बल्कि बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और उनके बीच में बहुत खाली स्पेस है। दूसरी गैलेक्सीज तक की डिस्टेंस मेजर करने के लिए हबल को अलग तरीके लगाने पड़े, क्योंकि वो इतनी दूर हैं कि उनकी पोजीशन बदलती हुई नहीं दिखती। हबल ने कुछ ऐसे स्टार्स देखे जिनकी ब्राइटनेस हम मेजर कर सकते हैं और उनकी एक्चुअल पावर यानी ल्यूमिनोसिटी पता कर सकते हैं। जब ऐसे ही स्टार्स दूसरी गैलेक्सी में मिलते हैं तो उनकी ब्राइटनेस से उनकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस तरह हबल ने 9 गैलेक्सीज तक की डिस्टेंस पता कर ली। आज हमें पता है कि हमारी गैलेक्सी 1 लाख करोड़ गैलेक्सी में से एक है और हर गैलेक्सी में भी 1 लाख करोड़ के आसपास तारे होते हैं। हमारी गैलेक्सी का साइज लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स का है और ये धीरे धीरे घूम रही है। हमारा सूरज एक आम सा येलो स्टार है जो स्पाइरल आर्म के किनारे पर है। एरिस्टोटल और टॉलमी के टाइम पे लोग सोचते थे कि धरती ही सेंटर है, पर अब पता चला कि हम एक बहुत बड़े यूनिवर्स का एक छोटा हिस्सा हैं। तारे इतने दूर हैं कि सिर्फ लाइट के पॉइंट जैसे ही दिखते हैं। उनकी साइज या शेप हम नहीं देख सकते। अलग अलग तरह के तारे पहचानने का एक तरीका है, उनकी लाइट का रंग, कलर। न्यूटन ने पता किया था कि जब सूरज की लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो अलग अलग रंगों यानी स्पेक्ट्रम में बंट जाती है, जैसे रेनबो। टेलीस्कोप से किसी स्टार या गैलेक्सी की लाइट का स्पेक्ट्रम देखकर हम स्टार का टेम्परेचर पता कर सकते हैं। हर केमिकल एलिमेंट कुछ खास कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो मिसिंग कलर्स देखकर स्टार की एटमॉस्फेयर का एलिमेंट भी पता चल सकता है। 1920s में जब साइंटिस्ट्स ने दूसरी गैलेक्सीज के तारे के स्पेक्ट्रम को देखा
तो सब कलर्स रेड साइड की तरफ शिफ्ट हुए, मतलब उन गैलेक्सीज की लाइट रेड हो गई थी। ये रेड शिफ्ट इसलिए होता है क्योंकि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। जैसे गाड़ी दूर जाती है तो उसकी आवाज पतली हो जाती है। ये डॉपलर इफेक्ट है। पुलिस भी इस इफेक्ट से गाड़ी की स्पीड नापती है। हबल ने गैलेक्सीज के डिस्टेंस और स्पेक्ट्रम नोट किए। लोग सोचते थे कुछ गैलेक्सीज ब्लू शिफ्टेड भी मिलेंगी, मतलब पास आ रही हैं, लेकिन सब गैलेक्सीज रेड शिफ्टेड निकली, सब दूर जा रही हैं। और जितनी दूर गैलेक्सी थी उतनी ही तेजी से दूर जा रही थी। इसका मतलब यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, वो फैल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है और गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। यूनिवर्स का एक्सपैंड होना 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी थी। पहले लोग सोचते थे यूनिवर्स एक ही जैसा है। न्यूटन की थियरी से भी आइडिया मिल सकता था कि यूनिवर्स या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एक्सपैंड, पर लोगों ने स्टैटिक यूनिवर्स ही माना। आइंस्टीन ने भी स्टैटिक यूनिवर्स को पॉसिबल बनाने के लिए अपनी थियरी में एक नई चीज जोड़ी, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जो एक एंटी ग्रेविटी फोर्स थी ताकि यूनिवर्स स्टेबल रहे। लेकिन रशियन फिजिसिस्ट फ्रीडमैन ने आइंस्टीन की थियरी को सिंपल तरीके से लिया और दिखाया कि यूनिवर्स स्टैटिक हो ही नहीं सकती। फ्रीडमैन ने 2 सिंपल अजम्पशंस लिए। यूनिवर्स हर डायरेक्शन में एक जैसा दिखता है और ये बात कहीं से भी देखें सही है। इन अजम्पशंस और आइंस्टीन की थियरी को मिलाकर फ्रीडमैन ने 1922 में प्रेडिक्ट किया कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं हो सकता, बल्कि एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। हबल ने बाद में प्रूव भी किया कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। ये अजम्पशन कि यूनिवर्स हर डायरेक्शन में एक जैसा है रियल लाइफ में 100% सही नहीं है। जैसे हमारी गैलेक्सी के तारे एक बैंड जैसे दिखते हैं, मिल्की वे, लेकिन जब दूर की गैलेक्सीज को देखते हैं तो हर डायरेक्शन में गैलेक्सीज का नंबर लगभग सेम लगता है। मतलब लार्ज स्केल पर यह अजम्पशन काफी सही है। 1965 में एर्नो पेंजियाज और रॉबर्ट विल्सन बेल्स लैब में सैटेलाइट से कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोवेव डिटेक्टर बना रहे थे। उन्होंने देखा कि डिटेक्टर में हर डायरेक्शन से एक जैसी ही एक्स्ट्रा नॉइज आ रही है। पहले लगा कि मशीन खराब है या बर्ड ड्रॉपिंग्स हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। ये नॉइज दिन रात साल भर सेम रही, चाहे डिटेक्टर का एंगल कोई भी हो। तो ये सिग्नल अर्थ, सोलर सिस्टम या गैलेक्सी से नहीं आ रहा था, बल्कि यूनिवर्स के बाहर से आ रहा था। जो रेडिएशन यानी माइक्रोवेव सिग्नल मिली थी वो पूरे यूनिवर्स से होते हुए हम तक आई थी, क्योंकि ये सिग्नल हर डायरेक्शन में सेम है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स भी हर डायरेक्शन में सेम है, कम से कम बड़े लेवल पर तो है। अब हमें पता है कि चाहे हम कहीं भी देखें, ये नॉइज, ये सिग्नल सिर्फ 1 पार्ट इन 10,000 से ही बदलती है। तो पेंजियाज और विल्सन ने फ्रीडमैन के पहले अजम्पशन को गलती से लेकिन बिल्कुल सही साबित कर दिया। इसी टाइम पर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के बॉब डिके और जिम पेबल्स भी माइक्रोवेव्स में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने जॉर्ज गमोव का आइडिया लिया था कि शुरू में यूनिवर्स बहुत गर्म और डेंस था, बिल्कुल वाइट हॉट। डिके और पेबल्स ने कहा कि आज भी हम यूनिवर्स की शुरुआत की ये ग्लोइंग लाइट देख सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर की लाइट अभी तक हम तक पहुंच रही है। लेकिन यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, इसलिए ये लाइट अब इतनी रेड शिफ्ट हो चुकी है कि माइक्रोवेव रेडिएशन बन गई है। जब पेंजियाज और विल्सन को इनका काम पता चला, तब उन्हें समझ आया कि जो सिग्नल उन्होंने डिटेक्ट किया यही एंशिएंट लाइट है। इसी डिस्कवरी के लिए पेंजियाज और विल्सन को 1978 में नोबेल प्राइज मिला, जो डिके और पेबल्स के लिए थोड़ा अनलकी था। ऐसा लग सकता है कि जब यूनिवर्स हर डायरेक्शन में एक जैसा दिख रहा है,
तो हम किसी खास जगह पे हैं, शायद सेंटर पे। लेकिन एक और एक्सप्लेनेशन भी है। हो सकता है कि हर गैलेक्सी से देखा जाए तो भी यूनिवर्स हर डायरेक्शन में सेम ही दिखे। फ्रीडमैन का दूसरा अजम्पशन भी यही था। इस अजम्पशन के फेवर या अगेंस्ट में कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। हम बस सोचते हैं कि शायद ऐसा ही है, क्योंकि लगता है कि हमारी जगह का कोई स्पेशल रीजन नहीं होना चाहिए। फ्रीडमैन के मॉडल में सब गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसे एक गुब्बारे को फुलाया जा रहा हो और उस पे स्पॉट्स बने हों। जैसे जैसे गुब्बारा बड़ा होता है, दो स्पॉट्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है, पर कोई भी स्पॉट सेंटर नहीं है। जितनी दूरी उतनी तेजी से स्पॉट्स दूर होते हैं। सेम ऐसे ही जितनी दूर गैलेक्सी उतनी फास्ट वो हमसे दूर जा रही हैं। ये वही बात है जो हबल ने प्रूव की थी। फ्रीडमैन के मॉडल ने हबल की ऑब्जर्वेशन को प्रिडिक्ट भी कर दिया था, लेकिन फिर भी उनका काम काफी टाइम तक अननोन रहा। बाद में रॉबर्टसन और वॉकर ने ऐसे ही मॉडल्स 1935 में दिए, जब हबल की डिस्कवरी के बाद एक्सपैंड होते यूनिवर्स को समझना था। फ्रीडमैन के टोटल 3 तरह के मॉडल्स हैं। पहला मॉडल ये कहता है कि यूनिवर्स इतना धीरे एक्सपैंड हो रहा है कि एक दिन ग्रेविटी एक्सपेंशन को रोक देगी और सब कुछ वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब गैलेक्सीज वापस पास आ जाएंगी और यूनिवर्स फिर से छोटा हो जाएगा। दूसरा मॉडल ये कहता है कि यूनिवर्स इतनी तेजी से फैल रहा है कि ग्रेविटी उसे रोक नहीं पाएगी, बस धीरे धीरे स्पीड कम होती रहेगी, लेकिन यूनिवर्स हमेशा फैलता रहेगा। तीसरा मॉडल बीच का है, जिसमें यूनिवर्स बस इतनी स्पीड से फैल रही है कि ग्रेविटी उसे रोक नहीं सकती, पर एक्सपेंशन की स्पीड लगातार स्लो होती जाती है, पर कभी जीरो नहीं होती। पहले वाले फ्रीडमैन मॉडल की खास बात यह है कि यूनिवर्स इन्फिनिट नहीं है, लेकिन कोई बाउंड्री, कोई किनारा भी नहीं है। ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि स्पेस घूमकर खुद से मिल जाता है, जैसे धरती की सरफेस पर हो। आप चले जाएं तो कभी किनारा नहीं मिलता, बस वापस वहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ साइंस फिक्शन की तरह ही है, क्योंकि यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है उससे पहले ही, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। कौन सा फ्रीडमैन मॉडल सच है? यूनिवर्स हमेशा फैलता रहेगा या एक दिन रुककर कॉन्ट्रैक्ट करेगा? इसके लिए हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए। आज की एक्सपेंशन की स्पीड और यूनिवर्स की एवरेज डेंसिटी, यानी मास कितना है। अगर डेंसिटी क्रिटिकल वैल्यू से कम है तो ग्रेविटी एक्सपेंशन नहीं रोक पाएगी और यूनिवर्स हमेशा बढ़ता रहेगा। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो ग्रेविटी एक्सपेंशन को रोककर सब कुछ वापस छोटा बना देगी। एक्सपेंशन की स्पीड तो एक्यूरेट तरीके से डॉपलर इफेक्ट से मेजर हो सकती है, लेकिन गैलेक्सीज की एक्चुअल डिस्टेंस थोड़ा गेस वर्क पर है। जितना पता चला है उससे लगता है कि यूनिवर्स 5-10% हर 100 करोड़ साल में बढ़ रहा है, लेकिन एवरेज डेंसिटी कितनी है इस पर हमें अभी भी कंफ्यूजन है। जो स्टार्स हम देख सकते हैं उनका मास टोटल मास का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, लेकिन हमें पता है कि गैलेक्सी में और भी बहुत डार्क मैटर है जो दिखाई नहीं देता, पर ग्रेविटी से पता चलता है कि है। क्लस्टर्स में भी डार्क मैटर होता है। इन सबको मिलाकर भी अभी भी एक्सपेंशन रोकने के लिए रिक्वायर्ड मास का सिर्फ 1/10 ही मिलता है। हो सकता है और कोई अननोन मैटर हो जो डेंसिटी बढ़ा दे, लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं है। आज के एविडेंस से लगता है कि यूनिवर्स शायद हमेशा फैलता रहेगा, लेकिन पक्का नहीं कहा जा सकता। एक बात साफ है कि अगर यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट भी होना है तो भी अगले 10 बिलियन साल तक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक यूनिवर्स इतने ही साल से एक्सपेंड कर रहा है। तब तक इंसान भी शायद सोलर सिस्टम के बाहर चला गया होगा या एक्सटिंक्ट हो जाएगा।
फ्रीडमैन के हर मॉडल का एक कॉमन पॉइंट है। कुछ टाइम पहले 10-20 बिलियन साल पहले सारी गैलेक्सीज जीरो डिस्टेंस पर थी। उस वक्त को बिग बैंग कहते हैं, जब यूनिवर्स की डेंसिटी और स्पेस टाइम का कर्वेचर इन्फिनिट था। जनरल रिलेटिविटी भी यही बताती है कि एक पॉइंट ऐसा था जहां से सब शुरू हुआ। बहुत लोगों को ये बात पसंद नहीं आती कि टाइम की कोई शुरुआत है, शायद क्योंकि इसे भगवान के इन्वॉल्वमेंट का फील आता है। कैथोलिक चर्च ने बिग बैंग को सपोर्ट किया और 1951 में कहा कि ये बाइबल से मैच करता है। काफी लोगों ने बिग बैंग को अवॉइड करने की कोशिश की। सबसे पॉपुलर आइडिया स्टडी स्टेट थियरी थी, जो 1948 में बॉन्डी, गोल्ड और हॉयल ने दिया। इस आइडिया में ये कहा गया कि जैसे जैसे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर हो रही हैं, वैसे ही बीच में नए मैटर से नई गैलेक्सीज बनती जा रही हैं। इससे यूनिवर्स हमेशा सेम दिखेगा, चाहे कभी भी देखिए। स्टडी स्टेट थियरी में मैटर की कॉन्टिन्यूअस क्रिएशन की बात थी, पर इतनी कम स्पीड से, हर एक क्यूबिक किलोमीटर में एक पार्टिकल साल में। तो ये इतनी कम स्पीड से कि हर एक्सपेरिमेंट से पकड़ना मुश्किल था। थियरी सिंपल थी और इसकी प्रेडिक्शंस को टेस्ट किया जा सकता था। प्रेडिक्शन ये थी कि किसी भी जगह, किसी भी समय स्पेस के एक हिस्से में गैलेक्सीज का नंबर सेम होना चाहिए। 1950s-60s में कैम्ब्रिज के एस्ट्रोनॉमर्स ने रेडियो वेव्स ऑब्जर्व की। उन्होंने दिखाया कि ज्यादा रेडियो सोर्सेस हमारी गैलेक्सी के बाहर हैं। दूर के सोर्सेस कमजोर सिग्नल देते हैं, पास के ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जब डेटा देखा गया तो पास की जगह कम सोर्सेस मिली और दूर की जगह ज्यादा। इसका मतलब हो सकता था या तो हम किसी खास रीजन के सेंटर में हैं, या फिर यूनिवर्स में पहले ज्यादा सोर्सेस थे जो अब कम हो गए हैं। दोनों केसेस स्टडी स्टेट थियरी के अगेंस्ट थे। ऊपर से पेंजियाज और विल्सन की माइक्रोवेव रेडिएशन डिस्कवरी ने भी दिखाया कि यूनिवर्स पहले बहुत ज्यादा डेंस था। इसलिए स्टडी स्टेट थियरी को फाइनली रिजेक्ट कर दिया गया। एक और कोशिश रशियन साइंटिस्ट लिप्सिज और खैलेंटिनिकोव ने की। उन्होंने सजेस्ट किया कि शायद बिग बैंग सिर्फ फ्रीडमैन मॉडल्स की एक खासियत हो, रियल यूनिवर्स में नहीं हो। उनका आइडिया था कि फ्रीडमैन मॉडल्स के हिसाब से गैलेक्सीज सिर्फ सीधे दूर जा रही हैं, पर रियल में गैलेक्सीज थोड़ी साइडवेज भी मूव करती हैं। शायद यूनिवर्स पहले कोलैप्स हो रहा था, फिर सब पार्टिकल्स एक दूसरे को क्रॉस कर गए और फिर से एक्सपैंड होने लग गए। मतलब शायद बिग बैंग के बिना भी आज का एक्सपैंडिंग यूनिवर्स पॉसिबल हो। लिप्सिज और खैलेंटिनिकोव ने ऐसे मॉडल्स स्टडी किए जिसमें थोड़ी इररेगुलरिटी और साइडवेज मूवमेंट भी थे। पहले उन्होंने कहा कि ऐसे मॉडल्स में बिग बैंग होना बहुत रेयर है, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि ऐसे काफी सारे मॉडल्स हैं जिसमें सिंगुलैरिटी आ सकती है, इसलिए अपना पहला क्लेम वापस ले लिया। उनका काम इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसने दिखाया कि अगर जनरल रिलेटिविटी सही है तो यूनिवर्स में सिंगुलैरिटी या बिग बैंग हो सकता है। लेकिन असली सवाल था, क्या जनरल रिलेटिविटी सच में ये प्रिडिक्ट करती है कि हमारा यूनिवर्स बिग बैंग से शुरू हुआ? इसका जवाब रॉजर पेनरोज ने दिया 1965 में। उन्होंने प्रूव किया कि अगर कोई स्टार अपनी ग्रेविटी से कोलैप्स करे तो एक ऐसी बाउंड्री बन जाती है जो जीरो साइज पे आ जाती है, मतलब ब्लैक होल बनता है, जहां मैटर और स्पेस टाइम इन्फिनिट डेंस हो जाते हैं। पेनरोज के रिजल्ट को रिवर्स सोचा जा सकता है। अगर टाइम का डायरेक्शन उल्टा करें तो जैसे स्टार कोलैप्स से सिंगुलैरिटी बनती है, वैसे ही एक्सपेंडिंग यूनिवर्स भी सिंगुलैरिटी से शुरू हो सकता है। मतलब फ्रीडमैन जैसे मॉडल्स के लिए बिग बैंग जरूरी हो जाता है। पहले पेनरोज का थियरम सिर्फ इन्फिनिट यूनिवर्स पे अप्लाई होता था, लेकिन बाद में नए मैथमेटिकल टेक्निक्स से
ये भी हटा दिया गया। आखिरी रिजल्ट 1970 में पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग ने दिया। अगर जनरल रिलेटिविटी सही है और यूनिवर्स में उतना मैटर है जितना दिखाई देता है, तो बिग बैंग सिंगुलैरिटी जरूर आई होगी, यानी यूनिवर्स की शुरुआत जरूर हुई होगी। थर्ड लेक्चर। ब्लैक होल शब्द का यूज पहली बार 1969 में जॉन व्हीलर ने किया था, लेकिन इसका आइडिया 200 साल पुराना है। पहले लाइट के दो थियरीज थी, एक लाइट पार्टिकल से बनती है, दूसरी वेव से। आज हमें पता है कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी, क्वांटम मैकेनिक्स के वेव पार्टिकल डुअलिटी के हिसाब से। जो लोग सोचते थे कि लाइट पार्टिकल से बनती है, तब सोचा गया कि ग्रेविटी उन्हें इफेक्ट करेगी, जैसे कैनन बॉल या प्लेनेट को करती है। 1783 में जॉन मिशेल ने कहा कि अगर कोई स्टार बहुत हैवी और कॉम्पैक्ट हो तो उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि उससे निकली लाइट भी वापस खींच जाए, बाहर न निकल पाए। ऐसे स्टार्स को हम देख नहीं सकते, पर उनकी ग्रेविटी फील हो सकती है। आज हम इन्हें ब्लैक होल्स कहते हैं, क्योंकि ये स्पेस में अंधेरा खाली स्पेस जैसा होता है। कुछ साल बाद फ्रेंच साइंटिस्ट लैपलेस ने भी यही आइडिया दिया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बुक से हटा दिया। शायद उन्हें लगा आइडिया अजीब है। न्यूटन की ग्रेविटी थियरी में यह आइडिया फिट नहीं बैठता था, क्योंकि लाइट की स्पीड फिक्स होती है और कैनन बॉल की नहीं। जब आइंस्टीन ने 1915 में जनरल रिलेटिविटी दी, तब ग्रेविटी और लाइट के रिलेशन को सही से समझा जा सका। ब्लैक होल कैसे बनता है, ये समझने के लिए स्टार का लाइफ साइकिल समझना जरूरी है। जब बहुत सारा हाइड्रोजन गैस ग्रेविटी की वजह से एक जगह जमा होता है, तो स्टार बनता है। जब गैस श्रिंक होती है, एटम्स तेजी से टकराते हैं, गैस गर्म हो जाती है। जब हाइड्रोजन एटम्स कोलाइड करते हैं तो हीलियम बनता है और एनर्जी मिलती है। इसी एनर्जी से स्टार शाइन करता है। यह हीट प्रेशर बनाता है जो ग्रेविटी को बैलेंस करता है और स्टार स्टेबल हो जाता है, जैसे गुब्बारे में हवा प्रेशर और रबर का टेंशन बैलेंस होता है। स्टार काफी टाइम तक स्टेबल रहते हैं, पर एक दिन उनका हाइड्रोजन और फ्यूल खत्म हो जाता है। जितना बड़ा स्टार उतनी जल्दी उसका फ्यूल खत्म होता है। हमारा सूरज अभी भी लगभग 5 बिलियन साल तक चलेगा, लेकिन बहुत बड़े स्टार सिर्फ 100 मिलियन साल में ही फ्यूल खत्म कर लेते हैं। जब फ्यूल खत्म हो जाता है, स्टार ठंडा होने लगता है और कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। 1928 में चंद्रशेखर, एक इंडियन स्टूडेंट, इंग्लैंड जा रहे थे और उन्होंने सोचा कि स्टार कितना बड़ा हो सकता है कि अपनी ग्रेविटी से बच सके जब उसका फ्यूल खत्म हो जाए। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से दो मैटर पार्टिकल्स एक ही पोजीशन और वेलोसिटी नहीं ले सकते, इसलिए वो एक दूसरे से दूर होते हैं। इसी तरह एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का प्रेशर स्टार को कोलैप्स होने से रोकता है। चंद्रशेखर ने कैलकुलेट किया कि एक कोल्ड स्टार जो सूरज से लगभग 1.5 टाइम्स ज्यादा मास का है, वो अपनी ग्रेविटी से नहीं बच सकता। इस लिमिट को चंद्रशेखर लिमिट कहा गया। अगर स्टार का मास इससे कम है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर व्हाइट ड्वार्फ बन सकता है, जो काफी डेंस होता है। अगर मास ज्यादा है तो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी काम नहीं आता और स्टार कोलैप्स हो जाता है। व्हाइट ड्वार्फ के अलावा कुछ स्टार्स और भी छोटे साइज में न्यूट्रॉन स्टार बन सकते हैं, जो और भी डेंस होते हैं। लेकिन जिन स्टार्स का मास चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है, उनका एंड सबसे अलग होता है। कभी कभी स्टार एक्सप्लोड होकर अपना मास कम कर लेता है, पर हमेशा ऐसा हो ये मुमकिन नहीं। अगर व्हाइट ड्वार्फ या न्यूट्रॉन स्टार का मास और बढ़ जाए तो क्या वो इन्फिनिट डेंस हो जाएगा? इस बात को एडिंगटन और आइंस्टीन मान नहीं पाए। उनको ये आइडिया इम्पॉसिबल लगा। चंद्रशेखर ने तो ये काम छोड़ दिया, पर 1983 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला
उनके अर्ली वर्क के लिए। समस्या ये थी कि इतने हैवी स्टार का आगे क्या होता है, इसका जवाब ओपेनहाइमर ने 1939 में दिया, लेकिन उस टाइम टेलीस्कोप से उसका प्रूफ मिलना मुश्किल था। उसके बाद साइंस में इंटरेस्ट एटॉमिक लेवल की चीज़ों में ज़्यादा हो गया, तो ग्रेविटेशनल कोलैप्स की प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए भूल गए। ओपेनहाइमर की थियरी के हिसाब से जैसे जैसे स्टार कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी ग्रेविटी लाइट के रास्ते को यानी लाइट कोन को और ज़्यादा बेंड कर देती है। इस वजह से लाइट स्टार से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और दूर से देखें तो लाइट और डिम और रेड दिखाई देती है। जब स्टार इतना छोटा हो जाता है कि उसकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग हो जाए तो लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। थियरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से कोई भी चीज़ लाइट से तेज नहीं जा सकती, तो अगर लाइट नहीं निकल पा रही तो कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता। ऐसी जगह को ही ब्लैक होल कहते हैं। इसका बॉर्डर इवेंट होराइजन कहलाता है, जहां से लाइट भी वापस आ जाती है। अगर कोई आदमी स्पेस से स्टार का कोलैप्स देख रहा हो तो उसके लिए टाइम अलग होगा और स्टार पर खड़े आदमी के लिए अलग। स्टार पर खड़े एस्ट्रोनॉट अगर हर सेकेंड सिग्नल भेज रहा है तो उसके स्पेसशिप वाले फ्रेंड्स देखेंगे कि सिग्नल आने में गैप बढ़ रहा है जैसे जैसे स्टार ब्लैक होल बनने के पास पहुंच रहा है। जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट आता है तो एक सिग्नल के बाद अगला सिग्नल कभी नहीं आता, मतलब स्टार दिखना बंद हो जाता है, सिर्फ अंधेरा रह जाता है। लेकिन उसकी ग्रेविटी स्पेसशिप पर इफेक्ट करती रहेगी, क्योंकि ग्रेविटी रेड शिफ्ट से इफेक्ट नहीं होती, बस लाइट इनविजिबल हो जाती है। पेनरोज और हॉकिंग ने 1965-1970 के बीच में प्रूफ दिया कि ब्लैक होल के अंदर एक सिंगुलैरिटी होती है जहां डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है। ये बिग बैंग जैसे है, बस यहाँ टाइम का एंड होता है। वहाँ साइंस के लॉज फेल हो जाते हैं, लेकिन जो ब्लैक होल के बाहर है उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अंदर से कोई सिग्नल बाहर नहीं जा सकता। पेनरोज ने कॉस्मिक सेंसरशिप हाइपोथेसिस दिया, मतलब भगवान किसी नेकेड सिंगुलैरिटी को पसंद नहीं करते, तो सिंगुलैरिटी हमेशा ब्लैक होल के अंदर छुपी रहेगी, बाहर से कोई नहीं देख सकता। लेकिन अगर एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के अंदर चला गया तो उसकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं। कुछ ऐसे मैथमेटिकल सॉल्यूशंस हैं जहां एस्ट्रोनॉट नेकेड सिंगुलैरिटी देख सकता है या वर्म होल के थ्रू यूनिवर्स के किसी और पार्ट में निकल सकता है, लेकिन ये सॉल्यूशंस स्टेबल नहीं होते। जैसी डिस्टर्बेंस आई वो सिंगुलैरिटी फ्यूचर में चली जाती है और एस्ट्रोनॉट वहां तक पहुंच नहीं पाता। स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ कॉस्मिक सेंसरशिप ये कहती है कि सिंगुलैरिटी या तो हमारे पास्ट में होगी जैसे बिग बैंग, या फ्यूचर में जैसे ब्लैक होल, पर कभी प्रेजेंट में नेकेड नहीं होगी। ब्लैक होल बनने के बाद ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से जल्दी ही वो स्टेबल हो जाती है। पहले लगता था कि ब्लैक होल का शेप, साइज, हर चीज डिपेंड करेगी कि कौन सा स्टार कोलैप्स हुआ था, पर 1967 में वर्नर इजराइल ने प्रूव किया कि अगर ब्लैक होल घूम नहीं रहा तो वो परफेक्टली राउंड होगा, सिर्फ उसके मास पे ये डिपेंड करेगा। अगर बॉडी घूम रही है तो ब्लैक होल के शेप में थोड़ा बल जाएगा, जैसे हमारे सूरज में है। 1963 में रॉय केर ने रोटेटिंग ब्लैक होल का सोल्यूशन दिया। ये केर ब्लैक होल सिर्फ मास और रोटेशन पे डिपेंड करता है। ब्रैंडन कार्टर, हॉकिंग और डेविड रॉबिन्सन ने प्रूव किया कि हर स्टेशनरी रोटेटिंग ब्लैक होल का शेप और साइज सिर्फ मास और रोटेशन पे डिपेंड करेगा। मतलब ब्लैक होल्स सिंपल ही होते हैं, उनके बारे में बस 3 चीजें जानिए, मास, रोटेशन और चार्ज, बस। जब कोई स्टार कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाता है तो आखिर में ब्लैक होल या तो घूमता हुआ यानी रोटेटिंग हो सकता है या सिंपल स्टेबल हो सकता है, पर वो कभी पल्सेट नहीं करेगा। ब्लैक होल का साइज और शेप सिर्फ उसके मास और रोटेशन पर डिपेंड करता है।
ये मैटर पर डिपेंड नहीं करता कि कौन सा स्टार कोलैप्स हुआ था। इसको ही ब्लैक होल हैज़ नो हेयर कहते हैं। मतलब ब्लैक होल बनने के बाद उस स्टार की पुरानी इंफॉर्मेशन हम नहीं जान सकते, बस मास और रोटेशन ही पता चल सकता है। इसका इंपॉर्टेंस आगे के लेक्चर में और समझ में आएगा। नो हेयर थ्योरम से हम ब्लैक होल्स को स्टडी करने के मॉडल्स बना सकते हैं और उनकी प्रेडिक्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ब्लैक होल्स साइंस के रेयर केसेस में से हैं जहां मैथमेटिकल थियरी पहले बनी, ऑब्जर्वेशन बाद में आई। पहले कई साइंटिस्ट को शक था क्योंकि एविडेंस सिर्फ कैलकुलेशन पर ही था, कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं था। 1963 में मार्टिन श्मिट ने एक स्टार जैसे ऑब्जेक्ट को देखा जिसका रेड शिफ्ट बहुत ज्यादा था। अगर वो ग्रेविटी की वजह से होता तो ऑब्जेक्ट इतना भारी और पास होता कि सोलर सिस्टम में सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता। इसलिए वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर था और फिर भी इतना ब्राइट था कि बहुत एनर्जी निकल रही थी। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्वाज़ार्स कहते हैं। काफी सारे क्वाज़ार्स मिल चुके हैं पर वो सब बहुत दूर हैं, इसलिए उनसे ब्लैक होल का प्रूफ मिलना मुश्किल है। 1967 में जोसेलिन बेल ने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर किए जो रेगुलर रेडियो वेव्स भेज रहे थे। पहले लगा शायद एलियन सिविलाइजेशन है, पर बाद में पता चला ये रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स हैं जिन्हें पल्सार्स कहते हैं। पल्सर की डिस्कवरी से प्रूफ मिल गया कि न्यूट्रॉन स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं और अगर स्टार इतना छोटा हो सकता है तो और छोटा होकर ब्लैक होल भी बन सकता है। ब्लैक होल देखना मुश्किल है क्योंकि वो लाइट नहीं एमिट करता, लेकिन उसकी ग्रेविटी से नियर बाय स्टार्स पर इफेक्ट पड़ता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने कई बाइनरी स्टार सिस्टम्स देखे हैं जहां एक स्टार दिख रहा है और दूसरा इनविजिबल है, पर ग्रेविटी से दोनों एक दूसरे के अराउंड घूमते हैं। कुछ केसेस जैसे सिग्नस X1 में इनविजिबल ऑब्जेक्ट का मास इतना ज्यादा है कि वो न व्हाइट ड्वार्फ हो सकता है न न्यूट्रॉन स्टार, बस ब्लैक होल ही हो सकता है। सिग्नस X1 से स्ट्रॉन्ग एक्सरेज भी मिलती हैं जो तब बनती हैं जब विजिबल स्टार का मैटर ब्लैक होल की तरफ गिरता है और गर्म होके एक्सरे निकालता है। कुछ और आइडियाज भी दिए गए सिग्नस X1 के एक्सप्लेनेशन के लिए, पर सब कॉम्प्लिकेटेड और अनलाइकली हैं। ब्लैक होल सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन है। हॉकिंग ने किप थॉर्न के साथ बेट भी लगाई थी कि सिग्नस X1 ब्लैक होल नहीं है। अगर ब्लैक होल नहीं निकला तो हॉकिंग मैगजीन जीतेंगे वरना थॉर्न जीतेंगे। अब तो 95% सर्टेनिटी है कि सिग्नस X1 ब्लैक होल है, पर बेट अभी तक सेटल नहीं हुई। ब्लैक होल्स के कुछ और भी प्रूफ मिल चुके हैं हमारी गैलेक्सी में और दूसरी गैलेक्सीज के सेंटर में भी। बहुत छोटे ब्लैक होल्स भी पॉसिबल हैं, लेकिन उनका मास सन से कम होता तो वो कोलैप्स नहीं कर सकते जब तक बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो, जैसे अर्ली यूनिवर्स के टाइम पे। अगर शुरुआत के यूनिवर्स में मैटर परफेक्टली यूनिफॉर्म नहीं था तो कुछ रीजन्स ज्यादा डेंस होकर प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स बन गए होंगे। कितने ऐसे ब्लैक होल्स बने ये डिपेंड करता है अर्ली यूनिवर्स की कंडीशंस पर। बहुत हैवी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स सिर्फ अपनी ग्रेविटी से ही पकड़े जा सकते हैं, लेकिन छोटे ब्लैक होल्स ज्यादा ग्लो करते हैं तो उन्हें देखना आसान हो सकता है। फोर्थ लेक्चर। 1970 के आसपास तक मेरी रिसर्च मेनली बिग बैंग सिंगुलैरिटी पे थी, लेकिन एक दिन मैं ब्लैक होल्स के बारे में सोचने लगा। उस टाइम तक ब्लैक होल का एग्जैक्ट डिफिनीशन क्लियर नहीं था। पेनरोज के साथ मैंने डिस्कस किया था कि ब्लैक होल को ऐसे डिफाइन करें, एक ऐसी जगह जहां से कोई भी चीज स्केप नहीं कर सकती, ना ही लाइट। ब्लैक होल का बाउंड्री इवेंट होराइजन होता है, जो उन लाइट रेस का एज है जो बस बच निकलने की कोशिश करते हैं पर फाइनली वापस आ जाते हैं, जैसे पुलिस से भागने की कोशिश कर रहे हो पर पकड़े जाते हैं। फिर मुझे समझ आया कि इवेंट होराइजन पर जितनी भी लाइट रेस हैं वो एक दूसरे के पास नहीं आ सकती,
वरना वो मिलकर ब्लैक होल के अंदर चली जाएंगी। इवेंट होराइजन बिल्कुल शैडो के एज की तरह है, जहां से लाइट एस्केप कर सकती है, या फिर डूम का एज है। इवेंट होराइजन का एरिया या तो सेम रहेगा या बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता। जब भी ब्लैक होल में कुछ गिरता है तो एरिया बढ़ता है। अगर दो ब्लैक होल्स टकराकर एक हो जाएं, तो नए ब्लैक होल का इवेंट होराइजन का एरिया दोनों के एरिया के टोटल से भी ज्यादा होगा। इस डिस्कवरी ने ब्लैक होल्स की बिहेवियर को समझना बहुत आसान बना दिया। मैं इतना एक्साइटेड था कि उस दिन रात को सही से सो भी नहीं पाया। ये प्रॉपर्टी एंट्रोपी जैसी लगती थी। एंट्रोपी एक चीज है जो सिस्टम की डिसऑर्डर को बताती है। हमारे नॉर्मल लाइफ में भी चीजें अकेले छोड़े तो डिसऑर्डर बढ़ता ही है। घर छोड़िए तो धीरे धीरे सब बिखर जाता है। ऑर्डर बनाने में एनर्जी लगती है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी कभी कम नहीं होती। जैसे गैस के बॉक्स में पहले अगर सब मॉलिक्यूल्स एक साइड में हैं और वॉल हटा दें तो मॉलिक्यूल्स दोनों साइड में स्प्रेड हो जाएंगे, वापस सब एक साइड में आ जाएं। ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए एंट्रोपी बढ़ती ही है। लेकिन ब्लैक होल के केस में अगर हम कोई चीज जिसमें बहुत एंट्रोपी हो, जैसे गैस का बॉक्स, ब्लैक होल में डाल दें तो बाहर की एंट्रोपी तो कम हो जाएगी, पर ब्लैक होल के अंदर की एंट्रोपी देख नहीं सकते, इसलिए बाहर वाले को पता नहीं चलेगा। ये कंफ्यूजन सॉल्व करने के लिए जैकब बेकिंस्टीन ने कहा कि ब्लैक होल का इवेंट होराइजन का एरिया ही उसकी एंट्रोपी है। जब कुछ एंट्रोपी ब्लैक होल में गिरती है, एरिया बढ़ जाता है, तो टोटल एंट्रोपी कभी कम नहीं होती। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। अगर ब्लैक होल की एंट्रोपी है तो टेम्परेचर भी होना चाहिए, और टेम्परेचर है तो रेडिएशन भी निकलना चाहिए। लेकिन ब्लैक होल तो कुछ एमिट ही नहीं करता, तो ये पॉसिबल कैसे है? इसी वजह से लग रहा था कि एरिया को एंट्रोपी नहीं मान सकते। मैंने 1972 में कार्टर और बर्डीन के साथ मिलकर पेपर लिखा और कहा कि एरिया और एंट्रोपी में सिमिलैरिटीज तो हैं, पर ये रेडिएशन वाली प्रॉब्लम बड़ी है। बेकिंस्टीन की बात थोड़ी इरिटेट करती थी, पर बाद में पता चला कि वो मोस्टली सही थे, लेकिन उस तरह नहीं जैसे वो सोच रहे थे। 1973 में जब मैं मॉस्को गया, वहाँ जेल्डोविच और स्टेरोबिंस्की ने बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से रोटेटिंग ब्लैक होल्स पार्टिकल्स बना सकते हैं और एमिट कर सकते हैं। उनका मैथ्स मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने खुद कैलकुलेट किया। जब मैंने कैलकुलेशन की तो मुझे लगा सिर्फ रोटेटिंग ब्लैक होल्स एमिट करते होंगे, पर सरप्राइज ये था कि नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल्स भी पार्टिकल्स बनाते हैं और स्टडी रेट पे रेडिएशन निकालते हैं। पहले लगा शायद मैंने कहीं अप्रॉक्सीमेशन गलत लिया है, लेकिन जब स्पेक्ट्रम चेक किया तो पता चला कि जो रेडिएशन निकल रहा है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक हॉट बॉडी एमिट करती है। यानी ब्लैक होल्स एक्चुअली ब्लैक नहीं है, वो भी ग्लो करते हैं, और जितने छोटे उतने ज्यादा ग्लो। ब्लैक होल बिल्कुल सही रेट पे पार्टिकल्स एमिट करता है, जिससे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कभी ब्रेक नहीं होता। दूसरे साइंटिस्ट ने भी अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन की, सबका रिजल्ट यही आया कि ब्लैक होल भी एक हॉट बॉडी की तरह पार्टिकल्स और रेडिएशन एमिट करता है। ब्लैक होल का टेम्परेचर सिर्फ उसके मास पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास उतना कम टेम्परेचर। ये प्रोसेस समझने के लिए ये सोचिए कि स्पेस कभी पूरी तरह खाली नहीं है। क्वांटम थ्योरी के हिसाब से फील्ड्स में हमेशा थोड़ी अनसर्टेनिटी या फ्लक्चुएशंस रहती है। इन्हीं फ्लक्चुएशंस की वजह से वर्चुअल पार्टिकल्स का पेयर बनता है, एक पॉजिटिव एनर्जी वाला, एक नेगेटिव एनर्जी वाला। नॉर्मली ये दोनों मिलकर तुरंत खत्म हो जाते हैं, एनहाइलेट हो जाते हैं। लेकिन ब्लैक होल के पास नेगेटिव एनर्जी वाला पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर गिर सकता है और पॉजिटिव एनर्जी वाला बाहर निकल सकता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि ब्लैक होल से पार्टिकल निकला है,
जितना छोटा ब्लैक होल उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। जब पॉजिटिव एनर्जी रेडिएशन बाहर निकलता है तो ब्लैक होल के अंदर निगेटिव एनर्जी वाले पार्टिकल्स गिरते हैं, जिससे ब्लैक होल का मास कम होता है। ब्लैक होल का एरिया कम होता है पर एमिट होने वाली रेडिएशन की एंट्रोपी इतनी ज्यादा होती है कि टोटल एंट्रोपी कभी कम नहीं होती। जितना छोटा ब्लैक होल उतना ज्यादा हॉट। जैसे जैसे ब्लैक होल छोटा होता है वो और तेज मास लूज करता है, फिर लास्ट में एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है, जैसे कई हाइड्रोजन बॉम्ब एक साथ फट जाएं। अगर ब्लैक होल का मास सूरज के मास के बराबर है तो उसका टेम्परेचर बहुत कम होगा, एब्सोल्यूट 0 से भी कम। तो ऐसे ब्लैक होल्स माइक्रोवेव रेडिएशन से भी कम एनर्जी निकालते हैं। इनको पूरी तरह इवेपोरेट होने में यूनिवर्स की एज से भी कई ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन शुरुआती यूनिवर्स के प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स जिनका मास बहुत कम है वो आज भी एक्सरे और गामा रे एमिट कर रहे होंगे। इनका साइज माउंटेन जितना होता है पर एक एटम के न्यूक्लियस जितना छोटा। इनका आउटपुट इतना ज्यादा होता है कि एक ब्लैक होल से 10 बड़ी पावर स्टेशन चल सकती हैं, बस उस एनर्जी को कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर ऐसा ब्लैक होल अर्थ पे होता तो वो ग्राउंड के अंदर से होता हुआ अर्थ के सेंटर तक पहुंच जाता। ऐसे ब्लैक होल्स ढूंढना मुश्किल है, पर साइंटिस्ट गामा रेस का बैकग्राउंड देखते हैं। अभी तक इस रेडिएशन में कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स हैं, पर अगर हैं भी तो यूनिवर्स के हर क्यूबिक लाइट ईयर में सिर्फ 300 से ज्यादा नहीं हो सकते। हो सकता है कि गैलेक्सीज में ये थोड़े ज्यादा मिल जाएं। अगर एक ऐसा ब्लैक होल प्लूटो के जितना दूर हो तो भी उसका रेडिएशन डिटेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा गामा रे डिटेक्टर चाहिए, और वो भी स्पेस में, क्योंकि गामा रेज एटमॉस्फेयर से नहीं निकल सकती। अगर कभी कोई ऐसा छोटा ब्लैक होल एक्सप्लोड हो जाए तो उसका बर्स्ट हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, पर चांस बहुत कम है कि अभी हमारे रिसर्च टाइम में ये एक्सप्लोजन हो। आज के लिए प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स के प्रूफ के लिए हम बस गामा रे सिग्नल्स का वेट कर सकते हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स को ढूंढने के लिए सबसे बड़ा गामा रे डिटेक्टर हमारा पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर है। जब कोई हाई एनर्जी गामा रे एटमॉस्फेयर में आता है तो वो एटम से टकराकर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स के पेयर बनाता है। फिर ये पेयर दूसरे एटम से टकराकर और ज्यादा पेयर्स बनाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन शावर बनता है। इस प्रोसेस में एक स्पेशल लाइट निकलती है जिसे सेरेनकोव रेडिएशन कहते हैं। इस लाइट के फ्लैशेस यानी फ्लैशिंग लाइट्स को रात के टाइम स्काई में देखकर गामा रे बर्स्ट डिटेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन लाइटनिंग या दूसरे नेचुरल इफेक्ट्स भी फ्लैशेस क्रिएट करते हैं, इसलिए अगर हम एक ही टाइम पे 2 या ज्यादा अलग अलग जगह पर फ्लैशेस देखें तभी पक्का पता चलेगा कि वो गामा रे बर्स्ट है। नील पोर्टर और ट्रेवर विकिंस ने एरिजोना में टेलीस्कोप लगा के ऐसा सर्च किया, लेकिन उनको कोई ऐसा फ्लैश नहीं मिला जो पुराने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल से आया हो। अगर प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स ना भी मिले तो भी ये सर्च इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अर्ली यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर यूनिवर्स शुरू में बहुत ही गड़बड़ या लो प्रेशर वाला होता, यानी कियोटिक और लो प्रेशर वाला, तो आज ज्यादा प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स मिलते। लेकिन जब हम गामा रे बैकग्राउंड देखते हैं तो लगता है शायद शुरू में यूनिवर्स बहुत स्मूथ यानी एक जैसा था, इसलिए ब्लैक होल्स कम है। ब्लैक होल रेडिएशन एक ऐसा प्रेडिक्शन है जो 2 सबसे बड़े साइंस थियरीज, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, दोनों पे डिपेंड करता है। जब मैंने अपने कैलकुलेशन के रिजल्ट्स कॉन्फ्रेंस में बताए तो लोगों ने पहले विश्वास नहीं किया। बाद में सभी साइंटिस्ट मान गए कि अगर जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स सही है
तो ब्लैक होल एक हॉट बॉडी की तरह रेडिएट करेगा। इसलिए अगर कभी कोई प्राइमोर्डियल ब्लैक होल मिलता है तो वो डेफिनेटली गामा रेज और एक्स रेज इमिट करेगा। ब्लैक होल रेडिएशन का मतलब है कि ग्रेविटेशनल कोलैप्स उतना फाइनल नहीं है जितना पहले सोचा था। अगर कोई एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल में गिरता है तो उसकी एनर्जी यूनिवर्स में वापस आ जाएगी रेडिएशन के फॉर्म में, लेकिन एस्ट्रोनॉट का पर्सनल टाइम ब्लैक होल के अंदर खत्म हो जाएगा और उसकी आइडेंटिटी भी चेंज हो जाएगी। सिर्फ उसका मास या एनर्जी बचेगी। जो अप्रॉक्सीमेशन मैंने यूज़ किया वो तब तक काम करते हैं जब ब्लैक होल का मास 1 ग्राम से ज़्यादा हो, लेकिन जैसे जैसे ब्लैक होल छोटा होता है अप्रॉक्सीमेशन काम नहीं करता। एंड में ब्लैक होल पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाता है, अपने साथ एस्ट्रोनॉट और सिंगुलैरिटी दोनों को ले जाता है। इससे पहली बार ये हिंट मिलता है कि क्वांटम मैकेनिक्स से शायद वो सिंगुलैरिटी भी गायब हो सकती है जो क्लासिकल जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से बनती है। 1975 के बाद मैंने क्वांटम ग्रेविटी पे नए तरीके से काम शुरू किया, जिससे यूनिवर्स के ओरिजिन और एंड के बारे में नए जवाब मिलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से यूनिवर्स का एक ऐसा बिगिनिंग हो सकता है जिसमें कोई सिंगुलैरिटी न हो और फिजिक्स के रूल्स कभी ब्रेक डाउन न हो। हम और पूरा यूनिवर्स फिजिक्स के लॉज के हिसाब से ही चल रहे हैं, बस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की लिमिट तक। फ्री विल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। 5th लेक्चर। मुझे लगभग पूरे 1970s तक ब्लैक होल्स पे काम करना सबसे इंटरेस्टिंग लगता था, लेकिन 1981 में जब मैं वेटिकन में कॉस्मोलॉजी की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था तो यूनिवर्स के ओरिजिन के क्वेश्चंस दोबारा दिमाग में आ गए। कैथोलिक चर्च ने गलीलियो के टाइम एक बड़ी गलती की थी जब उन्होंने साइंस पे अपना डिसीजन थोपा था और कहा था कि सूरज अर्थ के अराउंड घूमता है। अब इतने साल बाद चर्च ने सोचा कि एक्सपर्ट्स को बुलाकर कॉस्मोलॉजी पे एडवाइस लेनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस के एंड में पोप से मिलने का मौका मिला। पोप ने कहा कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स का इवोल्यूशन स्टडी करना ठीक है, लेकिन बिग बैंग के मूवमेंट को स्टडी मत करो, क्योंकि वो क्रिएशन का मूवमेंट है और सिर्फ गॉड का काम है। मुझे खुशी हुई कि पोप को ये नहीं पता था कि मैंने कॉन्फ्रेंस में अपनी टॉक में बिग बैंग को ही एक्सप्लेन किया था। अब मैं जिस पेपर की बात कर रहा हूं उसको समझने के लिए पहले ये बताता हूं कि हॉट बिग बैंग मॉडल के हिसाब से यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ। फ्रीडमैन मॉडल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड होता है वैसे वैसे मैटर और रेडिएशन का टेम्परेचर कम होता जाता है। टेम्परेचर कम होने से पार्टिकल्स की एनर्जी भी कम होती है और वो आपस में जुड़ने लगते हैं। बिग बैंग के टाइम यूनिवर्स की साइज 0 थी, इसलिए उसका टेम्परेचर इन्फिनिट था। जैसे जैसे यूनिवर्स फैला टेम्परेचर घटता गया। बिग बैंग के 1 सेकेंड बाद टेम्परेचर 10 बिलियन डिग्रीज यानी बहुत ज़्यादा हो गया था। उस टाइम मोस्टली फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज और उनके एंटी पार्टिकल्स, साथ ही थोड़े प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यूनिवर्स में थे। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया इलेक्ट्रॉन्स और एंटी इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर फोटॉन बनाकर खत्म हो गए, बस थोड़े इलेक्ट्रॉन्स बच गए। 100 सेकेंड्स बाद टेम्परेचर 1 बिलियन डिग्री था, जहां प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से मिलकर ड्यूट्रियम यानी हेवी हाइड्रोजन और फिर हीलियम के न्यूक्लियाई बनाने लगे। थोड़े बहुत लिथियम और बेरिलियम भी बने। आज हम जितना हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम देखते हैं वो सब इसी बिग बैंग प्रोसेस से बना था। ये सब चीज़ें साइंस की ऑब्जर्वेशन से मैच करती हैं। हॉट बिग बैंग मॉडल ये भी बताता है कि हमें यूनिवर्स के अर्ली टाइम का बचा हुआ रेडिएशन मिलना चाहिए। यही माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है जो 1965 में पेंजियाज और विल्सन ने डिस्कवर किया। इससे पता चलता है कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत का आइडिया सही है, कम से कम बिग बैंग के 1 सेकेंड बाद तक। बिग बैंग के कुछ घंटों बाद एलिमेंट्स बनना बंद हो गए थे।
फिर अगले मिलियन साल तक यूनिवर्स सिर्फ एक्सपैंड करता रहा, कुछ खास नहीं हुआ। बाद में जब टेम्परेचर कुछ 1000 डिग्रीज तक आ गया तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई ने मिलकर एटम्स बनाना शुरू किया। तब यूनिवर्स और भी ठंडा होता गया। यूनिवर्स जब एक्सपैंड हो रहा था, कुछ एरियाज में डेंसिटी थोड़ी ज्यादा थी, तो वहां ग्रेविटी की वजह से एक्सपेंशन धीरे हो गया और वो रीजन्स कोलैप्स होकर घूमने लगे। जितना छोटा वो रीजन होता गया उतनी तेज रोटेशन हुई, जिससे डिस्क शेप गैलेक्सीज बनी। बाद में गैस छोटे क्लाउड्स में टूट गया और ग्रेविटी से कोलैप्स होकर स्टार्स बन गए। यही स्टार्स न्यूक्लियर रिएक्शन से हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करके एनर्जी रिलीज करते हैं। मैसिव स्टार्स अपना फ्यूल जल्दी खत्म कर लेते हैं, फिर वो कोलैप्स होकर न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन सकते हैं और आउटर रीजन एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ बिखर जाता है। हैवी एलिमेंट्स वापस गैस में मिल जाते हैं, जो अगले जनरेशन के स्टार्स और प्लैनेट्स का मटेरियल बन जाता है। हमारे सूरज में भी 2% ऐसे ही हैवी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो एक दूसरी या तीसरी जनरेशन स्टार है। सूरज भी पहले सुपरनोवा के एक्सप्लोजन के बाद बची हुई गैस से बना है। ये पूरी कहानी ऑब्जर्वेशन से मैच करती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी भी बचे हैं, जैसे यूनिवर्स शुरू में इतना गर्म क्यों था? यूनिवर्स हर जगह इतना यूनिफॉर्म क्यों है? एक्सपेंशन की स्पीड इतनी परफेक्टली ट्यून्ड क्यों थी कि यूनिवर्स न ज्यादा जल्दी कोलैप्स हो न बिल्कुल खाली हो जाए? जब पूरा यूनिवर्स एक जैसा था तो फिर लोकल लम्प्स जैसे स्टार्स और गैलेक्सीज कैसे बने? डेंसिटी में फर्क का ओरिजिन क्या था? जनरल रिलेटिविटी इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो बस इतना बताता है कि यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी यानी इन्फिनिट डेंसिटी से शुरू हुआ। लेकिन सिंगुलैरिटी के आगे कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए अगर डिफरेंट शुरुआत से भी यूनिवर्स आज की तरह इवॉल्व हो सकता है तो हम ज्यादा खुश होते, पर ऐसा प्रूफ नहीं मिलता। इसलिए ये क्वेश्चन अभी भी सबसे बड़े मिस्ट्री है कि यूनिवर्स की शुरुआत ऐसी क्यों थी और उसकी डेंसिटी क्या है। अगर ऐसा है तो यूनिवर्स के रैंडम शुरुआती कंडीशन से कई अलग अलग रीजन्स बन सकते हैं, कुछ हमारे जैसे, कुछ बिल्कुल अलग। लेकिन जो रीजन्स स्टार्स या गैलेक्सीज बनाने के लायक नहीं होते, वहां लाइफ होना मुश्किल है। इसलिए नेचुरली हम ऐसे रीजन में हैं जो इंटेलिजेंट लाइफ के लिए सूटेबल है। इसी आइडिया को एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहते हैं, यानी हम सिर्फ वहां एग्जिस्ट कर सकते हैं जहां लाइफ पॉसिबल हो। अगर यूनिवर्स की शुरुआत बहुत ही केयरफुली सेट न की गई होती तो शायद लाइफ कहीं भी डेवलप नहीं होती। हॉट बिग बैंग मॉडल के हिसाब से अर्ली यूनिवर्स में अलग अलग रीजन्स में हीट का एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं था। इसलिए हर रीजन का टेम्परेचर बिल्कुल सेम होना जरूरी था, तभी आज हम माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन हर डायरेक्शन में सेम देखते हैं। और इनिशियल एक्सपेंशन रेट भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए था, वरना या तो यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता या फिर इतना फास्ट एक्सपेंड करता कि आज खाली होता। मतलब शुरुआत की कंडीशंस बहुत ही केयरफुली सेट थी, वरना यूनिवर्स आज जैसा न होता। इसका जवाब देना मुश्किल है जब तक ये न मान लिया जाए कि कोई गॉड था जिसने सब कुछ इस तरह बनाया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलन गुथ ने एक नया आइडिया दिया, इन्फ्लेनेशनरी मॉडल। इसमें यह कहा गया कि यूनिवर्स की शुरुआत में एक सुपर फास्ट एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन हुई थी, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे प्राइस इन्फ्लेशन होती है, वैसे ही यहाँ साइज का इन्फ्लेशन हुआ। बहुत छोटे फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में यूनिवर्स अपने आप को मिलियन 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 बहुत ज्यादा टाइम्स बड़ा कर लेता है। गुथ का आइडिया था कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स इतना हॉट था कि सारी फंडामेंटल फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक ही फोर्स थी। जैसे जैसे यूनिवर्स कूल हुआ, एक फेज ट्रांजिशन हुआ, जैसे पानी से बर्फ बनती है और फोर्सेस अलग हो गई।
कभी कभी पानी को फ्रीज होने से पहले सुपर कूल भी किया जा सकता है। गुथ ने कहा, यूनिवर्स भी सुपर कूल्ड स्टेट में था, जहां सिमेट्री ब्रेक नहीं हुई थी और एक्स्ट्रा एनर्जी थी। इस एक्स्ट्रा एनर्जी का एंटी ग्रेविटी इफेक्ट था, जो यूनिवर्स को सुपर फास्ट एक्सपैंड कर रहा था, जैसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के इफेक्ट से होता। एक्सपेंशन के दौरान मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते गए और यूनिवर्स एकदम स्मूथ हो गया। रिंकल्स यानी इरेगुलरिटीज खत्म हो गई, जैसे गुब्बारा फुलाने पे रिंकल्स डिसअपीयर हो जाती हैं। इस तरह यूनिवर्स आज भी स्मूथ यूनिफॉर्म है और एक्सपेंशन रेट भी क्रिटिकल है। क्वांटम थियरी के हिसाब से पार्टिकल्स एनर्जी से बन सकते हैं, लेकिन एनर्जी का सोर्स क्या? यूनिवर्स का टोटल एनर्जी 0 है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी मैटर की है और नेगेटिव एनर्जी ग्रेविटी फील्ड की। दोनों मिलकर 0 हो जाते हैं। जब यूनिवर्स इन्फ्लेट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों डबल हो सकते हैं, टोटल फिर भी 0 रहता है। इसलिए यूनिवर्स को बनने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं थी, जैसे फ्री लंच। आज का यूनिवर्स इन्फ्लेशनरी तरीके से एक्सपैंड नहीं कर रहा, तो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए था जो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को खत्म करे और एक्सपेंशन स्लो हो जाए, जैसे आज है। जैसे यूनिवर्स कूल हुआ, सिमेट्री ब्रेक हो गई, एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो गई, यूनिवर्स फिर से हीट अप हो गया और एक्सपेंशन स्लो हो गया। अब हमें पता चला है कि यूनिवर्स सेम टेम्परेचर पे कैसे है और क्रिटिकल रेट पे कैसे एक्सपैंड हो रहा है। गुथ के पहले मॉडल में फेज ट्रांजिशन एकदम सडन थी, जैसे सुपर कोल्ड पानी में बर्फ के बबल्स बन जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि यूनिवर्स इतनी फास्ट एक्सपैंड कर रहा था कि बबल्स कभी मिल नहीं पाते। इसलिए यूनिवर्स फिर से नॉन यूनिफॉर्म हो जाता, जो हम ऑब्जर्व नहीं करते। 1981 में मॉस्को कॉन्फ्रेंस में रशियन साइंटिस्ट एंड्रेई लिंडे ने आइडिया दिया कि अगर बबल्स बहुत बड़े हों तो हमारा रीजन एक ही बबल के अंदर हो सकता है। सिमेट्री का ब्रेक होना धीरे धीरे भी हो सकता है और इससे हमारा आज का स्मूथ यूनिफॉर्म यूनिवर्स एक्सप्लेन हो जाता है। लिंडे का स्लो सिमेट्री ब्रेकिंग का आइडिया काफी अच्छा था, पर मैंने पॉइंट आउट किया कि उसके बबल्स यूनिवर्स से भी बड़े हो जाते। इसलिए मैंने दिखाया कि सिमेट्री एक्चुअली हर जगह एक ही समय पर ब्रेक होगी, सिर्फ बबल्स के अंदर नहीं। इस वजह से यूनिवर्स यूनिफॉर्म बनेगा, जैसे हम देखते हैं। यह मॉडल यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक अच्छा अटेम्प्ट था, लेकिन मैं और कुछ दूसरे साइंटिस्ट ने दिखाया कि इस मॉडल के हिसाब से माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में जितनी वेरिएशन आनी चाहिए थी, वो रियलिटी से काफी ज्यादा थी। बाद में रिसर्च से डाउट भी आया कि अर्ली यूनिवर्स में सही टाइप का फेज ट्रांजिशन हुआ भी था या नहीं। 1983 में लिंडे ने एक और बेटर मॉडल दिया, जिसको केओटिक इन्फ्लेशनरी मॉडल कहते हैं। इसमें फेज ट्रांजिशन की जरूरत नहीं पड़ती और यह माइक्रोवेव बैकग्राउंड की वेरिएशंस को भी सही एक्सप्लेन करता है। इन्फ्लेशनरी मॉडल ने यह भी दिखाया कि काफी अलग शुरुआती कंडीशंस से भी आज का यूनिवर्स बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन से ऐसा ही यूनिवर्स बनता। इसलिए इन्फ्लेशनरी मॉडल भी ये नहीं बताता कि यूनिवर्स का इनिशियल सेटअप ऐसा ही क्यों था जैसे हम देख रहे हैं। क्या हमें एक्सप्लेनेशन के लिए एंथ्रोपिक प्रिंसिपल पर ही जाना पड़ेगा, या फिर सब कुछ बस एक लकी चांस था? अगर ऐसा है तो फिर हम यूनिवर्स के रूल को समझने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? यूनिवर्स की शुरुआत को समझने के लिए हमें ऐसे रूल्स चाहिए जो टाइम के बिगिनिंग पर भी काम करें। क्लासिकल जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम की शुरुआत एक सिंगुलरिटी पे होती, जहां डेंसिटी और कर्वेचर इन्फिनिट हो जाता है और सभी साइंस के रूल्स फेल हो जाते हैं। शायद कोई नया रूल हो, लेकिन हमें उसका आइडिया नहीं, और ऐसे पॉइंट पर रूल्स बनाना भी मुश्किल है।
पर सिंगुलैरिटी थियरम्स ये बताते हैं कि ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि क्वांटम ग्रेविटी इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब क्लासिकल थियरी उस समय काम नहीं करती। क्वांटम थियरी ऑफ ग्रेविटी से हम देख सकते हैं कि ऑर्डिनरी साइंस के रूल्स शायद यूनिवर्स की शुरुआत में भी वैलिड रहें, और हो सकता है क्वांटम थियरी में सिंगुलैरिटी हो ही ना। आज तक हमारे पास कंप्लीट क्वांटम ग्रेविटी थियरी नहीं है, पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स तो क्लियर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फेमेन का सम ओवर हिस्ट्रीज का आइडिया। इसमें पार्टिकल ए से बी तक सिर्फ एक रास्ता फॉलो नहीं करता, बल्कि हर पॉसिबल रास्ते पे जाता है। हर हिस्ट्री के साथ एक वेव की साइज और फेस होती है, और प्रोबेबिलिटीज का कैलकुलेशन सभी पॉसिबल हिस्ट्रीज के वेव्स को ऐड करके होता है। जब आप ये रियल टाइम में करते हैं तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए इमेजिनरी टाइम यूज करना पड़ता है। इमेजिनरी टाइम सुनने में अजीब लगता है, पर मैथमेटिकली ये सॉलिड कॉन्सेप्ट है। इसमें स्पेस और टाइम में कोई डिफरेंस नहीं रहता, सब एक जैसे हो जाते हैं। इसे यूक्लिडियन स्पेस टाइम कहते हैं। इस तरीके से स्पेस टाइम फाइनाइट भी हो सकता है बिना किसी बाउंड्री या एज के। जैसे अर्थ का सरफेस फाइनाइट है लेकिन एज नहीं है, मतलब यूनिवर्स की कोई बाउंड्री या सिंगुलैरिटी नहीं होती, सब कुछ एकदम स्मूथ रहता है। नो बाउंड्री प्रपोजल ये कहता है कि यूनिवर्स की बाउंड्री ही नहीं है, वो सेल्फ कंटेन्ड है। न उसका कोई एज है, न कोई स्टार्ट, ना ही उसके बाहर कुछ है। यूनिवर्स सिर्फ है, एग्जिस्ट करता है बस। मैंने पहली बार वेटिकन कॉन्फ्रेंस में यह आइडिया दिया था कि स्पेस और टाइम मिलके एक ऐसा सरफेस बनाते हैं जो फाइनाइट है लेकिन बाउंड्री नहीं है। बाद में जिम हार्टले के साथ मिलकर इस आइडिया पे काम किया कि अगर यूनिवर्स की कोई बाउंड्री नहीं है तो उससे कौन से कंडीशंस निकलते हैं। ये सिर्फ एक प्रपोजल है, कोई फिक्स्ड प्रूफ नहीं। जैसे बाकी साइंटिफिक आइडियाज, इसका टेस्ट भी तभी पॉसिबल है जब ये प्रेडिक्शन करे जो ऑब्जर्वेशन से मैच करे। लेकिन क्वांटम ग्रेविटी अभी पूरी तरह समझ नहीं आई है और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन मुश्किल है। फिर भी नो बाउंड्री आइडिया के हिसाब से यूनिवर्स की ज्यादातर पॉसिबल हिस्ट्रीज की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है, लेकिन एक खास फैमिली ऑफ हिस्ट्रीज बहुत ज्यादा प्रोबेबल है। इन हिस्ट्रीज को आप अर्थ के सरफेस की तरह सोच सकते हैं। नॉर्थ पोल से शुरू होता है, फिर इक्वेटर पे सबसे बड़ा होता है, फिर साउथ पोल पे वापस जीरो हो जाता है। लेकिन ये पोल्स भी सिंगुलैरिटी नहीं है। जैसे अर्थ पे नॉर्थ और साउथ पोल सिंगुलैरिटी नहीं होते, मतलब यूनिवर्स की शुरुआत पे भी साइंस के रूल्स वैलिड रहते हैं। इस तरह क्वांटम थियरी और नो बाउंड्री कंडीशन के कॉन्सेप्ट से यूनिवर्स के शुरू होने की मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है बिना किसी सुपरनेचुरल या गॉड एक्सप्लेनेशन के। रियल टाइम में यूनिवर्स की हिस्ट्री काफी अलग दिखेगी। यूनिवर्स किसी मिनिमम साइज से स्टार्ट होगा जो इमेजिनरी टाइम में मैक्सिमम साइज था। उसके बाद रियल टाइम में यूनिवर्स इन्फ्लेनेशनरी मॉडल की तरह एक्सपैंड करेगा। लेकिन अब यह मान के चलना जरूरी नहीं है कि यूनिवर्स एकदम परफेक्ट स्टेट में क्रिएट हुआ हो। यूनिवर्स बहुत बड़ा हो जाएगा पर एंड में फिर से कोलैप्स करेगा, जैसे कि रियल टाइम में एक सिंगुलैरिटी लगती है। तो एक तरीके से देखें तो हम सब का एंड होना ही है, चाहे ब्लैक होल से बच भी जाए। सिर्फ इमेजिनरी टाइम में सोचा जाए तो ही सिंगुलैरिटी नहीं होती। क्लासिकल जनरल रिलेटिविटी के सिंगुलैरिटी थ्योरम्स ये दिखाते हैं कि यूनिवर्स को एक शुरुआत चाहिए और ये शुरुआत क्वांटम थियरी से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। इससे आइडिया आया कि यूनिवर्स इमेजिनरी टाइम में फाइनाइट हो सकता है बिना किसी बाउंड्री या सिंगुलैरिटी के। लेकिन जब हम वापस रियल टाइम की तरफ आते हैं तो सिंगुलैरिटीज दिखाई देती हैं। अगर कोई एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल में गिरता है तो उसका एंड तो तय है, सिर्फ इमेजिनरी टाइम में ही बच सकता है। ये सब देखकर लगता है कि शायद इमेजिनरी टाइम ही असल टाइम है और रियल टाइम बस हमारे दिमाग की सोच है। रियल टाइम में यूनिवर्स की एक शुरुआत और एंड होती है जहाँ पे साइंस के रूल्स फेल हो जाते हैं।
लेकिन इमेजिनरी टाइम में कोई बाउंड्री या सिंगुलरिटी नहीं होती। शायद हम जिस चीज़ को रियल टाइम कहते हैं वो सिर्फ एक सोच है और असल चीज़ इमेजिनरी टाइम ही है। साइंस के हिसाब से थियरी बस एक मैथमेटिकल मॉडल है जो हम ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बनाते हैं। इसका एग्जिस्टेंस बस हमारे दिमाग में है। तो ये पूछना कि रियल टाइम रियल है या इमेजिनरी एक्चुअली कोई मतलब नहीं रखता। बस देखिए कि कौन सा मॉडल यूजफुल है। नो बाउंड्री प्रपोजल ये प्रिडिक्ट करता है कि रियल टाइम में यूनिवर्स इन्फ्लेशनरी मॉडल की तरह बिहेव करेगा। सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम यह है कि स्टार्टिंग में डेंसिटी में छोटी फ्लक्चुएशंस क्यों थी, क्योंकि इसी से गैलेक्सीज, फिर स्टार्स और फिर हम बने। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से यूनिवर्स बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं हो सकता था, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस जरूरी थी नो बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से। यूनिवर्स ने जितनी मिनिमम पॉसिबल नॉन यूनिफॉर्मिटी हो सकती थी उतनी लेकर शुरुआत की। उसके बाद इन्फ्लेशन के टाइम ये छोटी फ्लक्चुएशंस इतनी बड़ी हो गई कि गैलेक्सीज बन पाई। इसलिए यूनिवर्स का पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी शायद नो बाउंड्री कंडीशंस और क्वांटम मैकेनिक्स के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक्सप्लेन हो सकता है। स्पेस और टाइम का क्लोज्ड सरफेस जैसा होना जिसमें कोई बाउंड्री नहीं, इस आइडिया का एक और डीप मतलब है, स्पेशली गॉड के रोल को लेकर। साइंस की सक्सेस के बाद ज्यादा लोग ये मानते हैं कि गॉड यूनिवर्स को उसके लॉज पे चलने देते हैं, बीच में इंटरफियर नहीं करते। लेकिन लॉज ये नहीं बताते कि शुरुआत में यूनिवर्स कैसा था। ये तो फिर भी गॉड पे छोड़ दिया जाता है। अगर यूनिवर्स की शुरुआत सिंगुलैरिटी से होती है तो लग सकता है कि कोई बाहर की पावर यानी क्रिएटर ने शुरुआत की। लेकिन अगर यूनिवर्स ट्रूली सेल्फ कंटेन्ड है, बिना बाउंड्री के न क्रिएट होता है न डिस्ट्रॉय, तो फिर क्रिएटर की कोई जगह नहीं बनती। यूनिवर्स बस एग्जिस्ट करता है अपने आप। यही क्वांटम थियरी और नो बाउंड्री प्रपोजल का कोर आइडिया है, जो साइंस, यूनिवर्स और क्रिएशन के बारे में हमारी सोच को बदल देता है। 6th लेक्चर। पास्ट एक अलग ही दुनिया जैसा लगता है, जहां सब कुछ फ्यूचर से डिफरेंट होता है। हम पास्ट को याद रख सकते हैं पर फ्यूचर को नहीं। यह क्वेश्चन बनता है कि टाइम आगे क्यों बढ़ता है, क्या यह यूनिवर्स के एक्सपेंड होने से रिलेटेड है। साइंस के रूल्स पास्ट और फ्यूचर के बीच कोई फर्क नहीं करते। अगर किसी प्लेनेट पे कोई ऐसा इंसान हो जो पूरा एंटी मैटर से बना हो और मिरर इमेज हो, तो उसकी दुनिया भी हमारी तरह चलेगी। बस अगर आपने उससे हाथ मिलाया तो दोनों एकदम लाइट बनकर उड़ जाएंगे। लेकिन असली लाइफ में टाइम का एक क्लियर डायरेक्शन है, हमेशा आगे की तरफ। जैसे ग्लास टूटकर जमीन पर गिरता है, पर कभी भी जमीन से ग्लास उठने और टेबल पे जुड़ने वाला सीन नहीं होता। इसको समझने के लिए कुछ एरोज ऑफ टाइम होते हैं, मतलब टाइम किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। सबसे पहला थर्मोडायनेमिक एरो, ये बताता है कि डिसऑर्डर या एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। दूसरा साइकोलॉजिकल एरो, हम हमेशा पास्ट को याद रखते हैं, फ्यूचर को नहीं। तीसरा कॉस्मोलॉजिकल एरो, जिसमें यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। यूजुअली ये एरोज एक ही डायरेक्शन में होते हैं। थर्मोडायनेमिक एरो का मतलब है सिस्टम ऑर्डरली स्टेट से डिसऑर्डर वाले स्टेट की तरफ बढ़ता है। जिक्सॉ पजल के पीसेस परफेक्ट पिक्चर बनाते हैं, पर बॉक्स हिलाएं तो पीसेस बिखर जाते हैं, पिक्चर बिगड़ जाती है, क्योंकि ऑर्डरली स्टेट कम होती है और बिखरी हुई स्टेट्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो नेचुरली सब कुछ बिखरता है। अगर मान लीजिए कि यूनिवर्स की एंडिंग बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में होती तो टाइम उल्टी तरफ चलता, कप्स टूटने के बजाय जुड़ जाते। ऐसे यूनिवर्स में रहने वाले लोग टाइम को पीछे की तरफ याद रखते, आगे की तरफ नहीं। साइकोलॉजिकल एरो यानी याद रखने का डायरेक्शन भी वही है, जहां डिसऑर्डर बढ़ रहा है, जैसे कंप्यूटर मेमोरी
जब मेमोरी स्टोर होती है ऑर्डर बढ़ता है, पर उस प्रोसेस में हीट भी बनती है जो यूनिवर्स का डिसऑर्डर और बढ़ा देती है। इसलिए हमेशा डिसऑर्डर बढ़ने वाला डायरेक्शन ही हमारा टाइम है। अब सवाल यह है कि यूनिवर्स की शुरुआत इतनी ऑर्डरली क्यों थी? शुरुआत से ही सब कुछ रैंडम क्यों नहीं था? कुछ लोग कहते हैं ये गॉड का काम है और उनकी मर्जी थी कि शुरुआत स्मूथ हो, लेकिन साइंस कहता है शायद हम इसके रूल्स समझ सकते हैं। अब तक साइंस के लॉज ये कहते हैं कि शुरुआत में यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी थी, यहाँ पे हर लॉ फेल हो जाता है। ऐसे में प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि यूनिवर्स किस तरह स्टार्ट हुआ। इस पूरे कॉन्सेप्ट का असली पॉइंट यही है, हम टाइम को वही डायरेक्शन देते हैं जहाँ डिसऑर्डर बढ़ता है, और शायद यूनिवर्स की शुरुआत भी इसी वजह से ऐसी थी, ताकि सब कुछ आगे की तरफ चले, ना कि उल्टा। यूनिवर्स की शुरुआत एकदम स्मूथ और ऑर्डरली हो सकती थी, जैसे अब हम देखते हैं। ऐसे केस में टाइम का डायरेक्शन यानी थर्मोडायनेमिक एरो और कॉस्मोलॉजिकल एरो दोनों बिल्कुल क्लियर होते, जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्स की शुरुआत ही बहुत बिखरी हुई और डिसऑर्डर्ड होती, तो फिर टाइम का डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। या तो डिसऑर्डर सेम रहता या फिर टाइम उल्टा हो जाता, जो रियलिटी से मैच नहीं करता। क्लासिकल जनरल रिलेटिविटी कहती है कि यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी से स्टार्ट हुआ, जहां सब कुछ इन्फिनिट हो जाता है। पर जब स्पेस टाइम का कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्वांटम ग्रेविटी इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और क्लासिकल थियरी काम नहीं करती। इसलिए यूनिवर्स के ओरिजिन को समझने के लिए हमें क्वांटम ग्रेविटी चाहिए। क्वांटम ग्रेविटी में यूनिवर्स की हर पॉसिबल हिस्ट्री को देखा जाता है। हर हिस्ट्री के साथ कुछ नंबर्स जुड़े होते हैं जो वेव के साइज और उसकी पोजीशन को बताते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी के चांस को जानने के लिए सारी हिस्ट्रीज की वेव्स को ऐड करते हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पास्ट का बाउंड्री कंडीशन क्या था ये हम नहीं जानते। लेकिन अगर मान लें कि यूनिवर्स की कोई बाउंड्री ही नहीं है, मतलब नो बाउंड्री कंडीशन, फिर हर पॉसिबल हिस्ट्री फाइनाइट हो जाती है, कोई एज या सिंगुलैरिटी नहीं होती। जैसे अर्थ का सरफेस बस 2 एक्स्ट्रा डायमेंशंस के साथ। इस केस में टाइम की शुरुआत एक रेगुलर स्मूथ पॉइंट होती। इसका मतलब यूनिवर्स ने अपना एक्सपेंशन एक ऑर्डरली स्टेट से स्टार्ट किया। कंप्लीटली यूनिफॉर्म होना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि क्वांटम थियरी के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस तो होनी ही थी, लेकिन ये फ्लक्चुएशंस बिल्कुल मिनिमम थी जितना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अलाउ करता है। यूनिवर्स की शुरुआत एक इन्फ्लेशनरी फेज से हुई, बहुत तेज एक्सपेंशन हुआ। शुरुआत में डेंसिटी फ्लक्चुएशंस छोटी थी, पर धीरे धीरे बढ़ने लगी। जहां डेंसिटी थोड़ी ज्यादा थी, वहां ग्रेविटी की वजह से एक्सपेंशन स्लो हो गया और वही रीजन्स कोलैप्स होके गैलेक्सीज, स्टार्स और हम जैसे बीइंग्स बन गए। तो यूनिवर्स एक स्मूथ और ऑर्डरली स्टेट से स्टार्ट हुआ और वक्त के साथ डिसऑर्डर्ड हो गया। इसी वजह से थर्मोडायनेमिक एरो ऑफ टाइम एग्जिस्ट करता है, ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ। और जैसे पहले बताया, साइकोलॉजिकल एरो भी वही होता है जहां डिसऑर्डर बढ़ता है। मतलब हम टाइम को वही फील करते हैं जहां यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन की तरफ नहीं। अगर कल को यूनिवर्स एक्सपैंड होना बंद करके कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करे, तो क्या टाइम का एरो रिवर्स हो जाएगा? मतलब क्या फिर हम ग्लास को टेबल पर जुड़ते हुए देखेंगे या फ्यूचर की चीजें याद कर लेंगे? थियरी में ऐसा हो सकता है, पर प्रैक्टिकली जब तक हम ब्लैक होल में नहीं गिरते या यूनिवर्स कोलैप्स नहीं करता, हमें इसका आंसर नहीं मिलेगा। पहले मुझे लगा था कि जब यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा डिसऑर्डर कम होने लगेगा, लेकिन बाद में समझा कि ऐसा नहीं होगा। नो बाउंड्री कंडीशन का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन फेज में भी डिसऑर्डर बढ़ता रहेगा, उल्टा नहीं चलेगा। मतलब टाइम का एरो कभी रिवर्स नहीं होता, चाहे यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट हो
या ब्लैक होल के अंदर हो। और जब गलती हो जाए तो बेस्ट है मानना कि आप गलत थे, जैसे आइंस्टीन ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती मान ली थी। 7th लेक्चर। एक कंप्लीट यूनिफाइड थियरी बनाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए साइंटिस्ट ने हमेशा पार्शियल थियरीज पे काम किया है। पार्शियल थियरी का मतलब होता है एक लिमिटेड चीज को एक्सप्लेन करना, बाकी सबको इग्नोर कर देना या अप्रोक्सीमेट करना। जैसे केमिस्ट्री में हम एटम्स की इंटरेक्शन समझ लेते हैं बिना न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को जाने, लेकिन असली गोल है एक ऐसी थियरी बनाना जो सब कुछ कवर करे और सब पार्शियल थियरीज को अपने अंदर शामिल करे। इसी गोल को यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स कहते हैं। आइंस्टीन ने अपनी लाइफ के लास्ट कुछ साल इसी थियरी को ढूंढने में लगा दिए, पर तब न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में ज्यादा पता नहीं था और वो क्वांटम मैकेनिक्स को भी मानना नहीं चाहते थे। लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूनिवर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो यूनिफाइड थियरी में उसका होना जरूरी है। आज हमारे पास ज्यादा नॉलेज है, इसलिए चांसेस बेटर हैं कि हम थियरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढ सकते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना गलत है, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा लग चुका है कि सब कुछ समझ आ गया, फिर नए डिस्कवरीज ने सब उल्टा कर दिया। जैसे 1928 में मैक्स बोर ने कहा था कि 6 महीने में फिजिक्स खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियर फोर्सेस मिल गई। आज हमारे पास कुछ पार्शियल थियरीज हैं, जैसे जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटी के लिए, और क्वांटम थियरीज जो वीक, स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को एक्सप्लेन करती हैं। ग्रैंड यूनिफाइड थियरीज भी हैं जो इन तीनों फोर्सेस को कंबाइन करती हैं, पर ग्रेविटी को इंक्लूड नहीं कर पाती। प्रॉब्लम यह है कि जनरल रिलेटिविटी क्लासिकल है, उसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं है, जबकि बाकी सब क्वांटम है। इसलिए पहला स्टेप है जनरल रिलेटिविटी को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ कंबाइन करना। इस कॉम्बिनेशन से कुछ अमेजिंग चीजें मिलती हैं, जैसे ब्लैक होल्स का ब्लैक न होना या यूनिवर्स का सेल्फ कंटेन्ड होना। पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से इवन खाली स्पेस में भी वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं जिनका एनर्जी इन्फिनिट हो सकती है, और उसकी वजह से यूनिवर्स का साइज थ्योरेटिकली 0 हो सकता है, जो प्रैक्टिकल नहीं है। क्वांटम थियरीज में भी ऐसे इन्फिनिट प्रॉब्लम्स आते हैं, पर वहां एक ट्रिक है, रीनॉर्मलाइजेशन, जिससे इन्फिनिटी को एडजस्ट करके एक्चुअल वैल्यूज मिल जाती हैं। लेकिन जनरल रिलेटिविटी में सिर्फ 2 चीजें एडजस्ट की जा सकती हैं, ग्रेविटी की स्ट्रेंथ और कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, लेकिन ये काफी नहीं है। इसलिए थियरी इन्फिनिट रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करती है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1976 में सुपर ग्रेविटी थियरी आई, जो जनरल रिलेटिविटी के साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जोड़ती है। ग्रेविटी एक ग्रेविटॉन यानी स्पिन 2 पार्टिकल से होती है। सुपर ग्रेविटी में और पार्टिकल्स ऐड किए गए, जिससे कुछ इन्फिनिटीज कैंसिल हो जाएं, पर यह भी मैथमेटिकली इतना मुश्किल है कि प्रैक्टिकली कोई कैलकुलेट नहीं करना चाहता। इस वजह से साइंटिस्ट ने स्ट्रिंग थियरी पे फोकस किया। स्ट्रिंग थियरी में बेसिक ऑब्जेक्ट पार्टिकल नहीं, एक छोटी सी स्ट्रिंग यानी धागा होती है, जो एक पॉइंट पे नहीं बल्कि एक लाइन होती है। पार्टिकल का हिस्ट्री एक वर्ल्ड लाइन होता है, लेकिन स्ट्रिंग का एक वर्ल्ड शीट। ये स्ट्रिंग अपने आप ज्वाइन या अलग हो सकती है, जैसे पैंट के दोनों पैर मिल जाएं। पार्टिकल्स स्ट्रिंग के ऊपर ट्रेवल करते हुए वेव्स की तरह दिखते हैं। सन और अर्थ के बीच ग्रेविटी को एक एच शेप पाइप के जैसा समझा जा सकता है, जिसमें वेव्स इधर उधर जाती हैं। स्ट्रिंग थियरी की हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है। पहले ये स्ट्रॉन्ग फोर्स को समझने के लिए बनी थी, लेकिन बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी अप्लाई होने लगी। लेकिन तब टेंशन की वैल्यू बहुत ज्यादा निकल आई। इस थियरी के प्रेडिक्शंस जनरल रिलेटिविटी जैसे ही हैं नॉर्मल स्केल पर, लेकिन बहुत छोटे स्केल पे डिफरेंट हैं। एक टाइम ऐसा आया कि सबने स्ट्रिंग थियरी पे काम करना बंद कर दिया, पर कुछ लोग जैसे जॉन स्वार्ज फिर भी लगे रहे। इसी थियरी में आगे चल के थियरी ऑफ एवरीथिंग की पॉसिबिलिटी
देखी गई। 1984 में स्ट्रिंग थियरी में 2 वजहों से फिर से लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। पहली वजह थी कि सुपर ग्रेविटी थियरी में लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, न ही वो पार्टिकल्स को ठीक से एक्सप्लेन कर पा रहे थे। दूसरी वजह थी जॉन स्वार्ट्ज और माइक ग्रीन का एक रिसर्च पेपर, जिसमें दिखाया गया कि स्ट्रिंग थियरी शायद उन पार्टिकल्स को भी एक्सप्लेन कर सकती है जिनमें लेफ्ट हैंडेडनेस होती हैं, जैसे कुछ पार्टिकल्स में दिखती हैं। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्ट्रिंग थियरी पर काम शुरू कर दिया। इसमें एक नया वर्जन आया जिसे हेटेरोटिक स्ट्रिंग कहा गया, और ऐसा लगा कि शायद यह ऑब्जर्व होने वाले पार्टिकल्स की तरह पार्टिकल्स एक्सप्लेन कर सकता है। स्ट्रिंग थियरी में भी इन्फिनिट आंसर्स आते हैं, लेकिन उम्मीद है कि हेटेरोटिक स्ट्रिंग जैसे वर्जन्स में ये सब कैंसिल हो जाएंगे। स्ट्रिंग थियरी का एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये तभी सही रहती है जब स्पेस टाइम में 10 या 26 डायमेंशंस हों, जबकि हमें तो सिर्फ 4 दिखती हैं, 3 स्पेस और 1 टाइम। साइंस फिक्शन में एक्स्ट्रा डायमेंशंस का आइडिया कॉमन है, क्योंकि बिना उनके लाइट से तेज ट्रेवल पॉसिबल नहीं है। अगर आप 2 डायमेंशनल स्पेस को डोनट की तरह इमेजिन करें, तो रिंग के एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए आपको पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा, लेकिन तीसरे डायमेंशन में सीधे क्रॉस कर सकते हैं। सवाल यह है कि अगर एक्स्ट्रा डायमेंशंस हैं भी तो हमें क्यों नहीं दिखती? इसका जवाब यह है कि बाकी डायमेंशंस बहुत छोटी हैं, इतने छोटे कि हम नोटिस ही नहीं कर पाते। बिल्कुल वैसे जैसे संतरे की सतह दूर से बिल्कुल स्मूथ दिखती है, पास से देखो तो रिंकल्ड यानी झुर्रीदार लगती है। वैसे ही बड़े स्केल पर यूनिवर्स 4 डायमेंशनल दिखता है, छोटे स्केल पर वो 10 डायमेंशनल और बहुत कर्व्ड है। अगर ये सही है तो स्पेस ट्रेवल करने वालों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा डायमेंशंस में कोई स्पेसशिप नहीं जा सकता, वो बहुत छोटी है। लेकिन एक और सवाल है, क्यों सिर्फ 3 स्पेस और 1 टाइम डायमेंशन ही बड़े और फ्लैट हुए, बाकी सब क्यों छोटे रह गए? शायद इसका आंसर एंथ्रोपिक प्रिंसिपल में है। 2 डायमेंशन में कॉम्प्लिकेटेड लाइफ पॉसिबल नहीं है, न ही ज्यादा डायमेंशंस में। 2D बीइंग्स आपस में क्रॉस नहीं कर सकते, उनमें ब्लड सर्कुलेशन पॉसिबल नहीं है, और 3 से ज्यादा डायमेंशंस में ग्रेविटी अनस्टेबल हो जाती है। प्लेनेट का ऑर्बिट बिगड़ जाएगा, या सन टूट जाएगा, या कोलैप्स हो जाएगा। इसी तरह एटम भी स्टेबल नहीं रहेंगे। इसलिए लाइफ सिर्फ उन्हीं रीजन्स में पॉसिबल है जहां 3 स्पेस और 1 टाइम डायमेंशन बड़े हैं। हो सकता है यूनिवर्स के कुछ और पार्ट्स में या दूसरे यूनिवर्सेस में सभी डायमेंशंस छोटी हो या 4 से ज्यादा बड़े हों, पर वहां लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। स्ट्रिंग थियरी में अभी भी कई प्रॉब्लम्स हैं। हमें पता नहीं कि सब इन्फिनिटी कैसे कैंसिल होंगी, या स्ट्रिंग पे जो वेव्स हैं उनका कनेक्शन एक्चुअल पार्टिकल से कैसे बनेगा। लेकिन साइंटिस्ट यकीन करते हैं कि इन सब का आंसर मिल जाएगा, और शायद जल्दी हम जानें कि स्ट्रिंग थियरी रियली एक थियरी ऑफ एवरीथिंग है या नहीं है। लेकिन क्या सच में एक थियरी ऑफ एवरीथिंग हो सकता है? हो सकता है हम बस इल्यूजन के पीछे भाग रहे हैं। 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, हो सकता है एक कंप्लीट यूनिफाइड थियरी हो जो एक दिन मिल जाए अगर हम काफी स्मार्ट हुए तो। दूसरा, हो सकता है कोई अल्टीमेट थियरी ना हो, बस थियरीज की एक लंबी चेन हो जो यूनिवर्स को और एक्यूरेटली एक्सप्लेन करती जाए। और तीसरा, हो सकता है कोई थियरी पॉसिबल ही ना हो और चीजें रैंडमली हो रही हों। कुछ लोग मानते हैं कि अगर अल्टीमेट थियरी होगी तो गॉड कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, पर मॉडर्न साइंस का गोल बस इतना है कि हम एक सेट ऑफ लॉज बना सकें जिससे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिमिट तक हम प्रेडिक्ट कर सकें। आज तक हमने देखा है कि नए एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन से हमेशा नए फिनोमेना मिलते हैं और हर बार नई थियरीज की जरूरत पड़ती है। हो सकता है ग्रेविटी एक ऐसी लिमिट दे दे कि हम एक पॉइंट पर आके रुक जाएं। प्लैंक एनर्जी के ऊपर पार्टिकल ब्लैक होल बन जाएगा, तो उससे आगे देखना मुमकिन नहीं रहेगा। अगर हम सच में यूनिवर्स की अल्टीमेट थियरी यानी थियरी ऑफ एवरीथिंग खोज लें तो ये हमारी समझ की एक बड़ी जीत होगी।
इससे हमारे यूनिवर्स को समझने की पूरी कहानी एक तरह से खत्म हो जाएगी, लेकिन आम लोगों की सोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। न्यूटन के टाइम में एक पढ़ा लिखा इंसान पूरी ह्यूमन नॉलेज को थोड़ा बहुत समझ सकता था, पर अब साइंस इतनी तेजी से आगे बढ़ गई है कि थियरीज बार बार बदलती रहती हैं। नए डिस्कवरीज आते ही थियरीज बदलती जाती हैं और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि अब सिर्फ स्पेशलिस्ट ही इन्हें समझ पाते हैं। आजकल नॉलेज इतनी तेज बढ़ती है कि स्कूल या कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो जल्दी ही पुराना हो जाता है। सिर्फ कुछ ही लोग लेटेस्ट साइंस को पूरी तरह समझ पाते हैं, वो भी तभी जब वो पूरे टाइम इसी पर ध्यान दें और किसी एक छोटे से एरिया में स्पेशलाइज करें। बाकी लोग बस थोड़ा बहुत ही समझ पाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि साइंस में कितनी एक्साइटिंग चीजें हो रही हैं। पहले लोग कहते थे कि जनरल रिलेटिविटी थियरी को सिर्फ 2 लोग समझते थे, लेकिन आज लाखों लोग इसे समझते हैं और करोड़ों लोग कम से कम इसका नाम तो जानते हैं। अगर कभी कंप्लीट यूनिफाइड थियरी मिल गई तो एक वक्त आएगा जब उसे भी आसान करके स्कूलों में सिखाया जाएगा। तब हम सबको यूनिवर्स के रूल्स की बेसिक समझ हो जाएगी, वो रूल्स जो हमारे होने के पीछे जिम्मेदार हैं। आइंस्टीन ने एक बार पूछा था, यूनिवर्स बनाते समय गॉड के पास कितनी चॉइस थी? अगर नो बाउंड्री प्रपोजल सही है तो गॉड के पास शुरू में कोई खास चॉइस नहीं थी, वो सिर्फ लॉज चुन सकते थे। लेकिन शायद वो भी ज्यादा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि सिर्फ एक या बहुत कम ऐसे लॉज हों जो पूरी तरह सेल्फ कंसिस्टेंट हों और इंटेलिजेंट लाइफ को पॉसिबल बनाते हों। हम ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि अगर सिर्फ एक ही पॉसिबल थियरी है तो क्या वो बस इक्वेशंस ही हैं या कुछ और भी है जो यूनिवर्स को रियलिटी देता है? साइंस तो सिर्फ इक्वेशंस बनाती है, लेकिन ये सवाल रह जाता है कि यूनिवर्स आखिर है क्यों? क्या थियरी अपने आप खुद को रियलिटी में बदल देती है या कोई क्रिएटर चाहिए, और अगर है तो उसे किसने बनाया? अब तक साइंटिस्ट हमेशा ये सोचते रहे हैं कि यूनिवर्स है क्या, क्यों का सवाल बहुत कम पूछा। पहले फिलॉसफी के लोग ऐसे सवाल पूछते थे, लेकिन साइंस अब इतनी टेक्निकल हो गई है कि फिलॉसफर्स भी पीछे रह गए। अब फिलॉसफी सिर्फ लैंग्वेज एनालाइज करने तक सिमट गई है, जो एरिस्टोटल से कांट तक के फिलॉसफर्स के टाइम के मुकाबले बहुत छोटा है। अगर हम कभी अल्टीमेट थियरी ढूंढ लें तो एक दिन ऐसा आएगा जब हर इंसान, न कि बस कुछ साइंटिस्ट, यूनिवर्स के क्यों पर डिस्कस कर सकेंगे। और अगर हमें इसका जवाब मिल गया तो ये ह्यूमन माइंड की सबसे बड़ी जीत होगी। तब हम सच में गॉड का माइंड जान जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई किताब के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।